हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस इज़ अनु और आज के इस वीडियो में आपको कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ठीक है, वीडियो को देखने के बाद आप लोग पास तो इजीली हो जाओगे। और देखो, इस वीडियो में सारे थ्योरी टॉपिक्स जितने भी होते हैं मैं आपको सारे कवर करवा दूँगी। और जो बचता है आपका न्यूमेरिकल पोर्शन, न्यूमेरिकल का देखो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, 2 क्वेश्चन आते हैं न्यूमेरिकल के। एक आपका देखो शेयर का क्वेश्चन ज़रूर आएगा कि शेयर की जो हम शेयर इशू करते हैं, अलॉट करते हैं, उनकी जनरल एंट्री पास करने के लिए। और दूसरा या तो आपका अमलगमेशन का क्वेश्चन आ सकता है, नहीं तो गुडविल का, नहीं तो किसी भी टॉपिक का दूसरा आपका न्यूमेरिकल बन सकता है। लेकिन एक आपका शेयर इशू करने का न्यूमेरिकल ज़रूर आता है। ठीक है, तो न्यूमेरिकल आप एक बार वो ज़रूर देख लेना और हो सके तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूँगी। ठीक है, सबसे पहले देखो कंपनी क्या होता है। कंपनी आप लोगों को पता ही है जनरली क्या होता है। ठीक है, मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसकी जो डेफिनेशन दी गई है सेक्शन 2 सबसेक्शन 20 के अंदर, वो डेफिनेशन आपको लिख के आनी है। अगर एग्जाम में पूछता है कि डिफाइन करो कंपनी को, कंपनी के फीचर्स को बताओ, ठीक है, तो उसमें क्या डेफिनेशन दी गई है आपकी। कंपनी जो सेक्शन 2 है सबसेक्शन 20 है, वो डिफाइन करता है कंपनी को, जो कि ये कहता है कि अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ। ठीक है, मतलब इसमें ये बोला गया कि कंपनी का मतलब है कोई भी कंपनी जो कि इनकॉर्पोरेट हुई हो इस एक्ट के अंदर, या फिर इससे पहले कोई लॉ था, कंपनी लॉ था, तो उसके अंदर अगर कोई कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है तो उसको हम लोग बोलते हैं कंपनी। ठीक है, ये डेफिनेशन ये बताती है, लेकिन आपको अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन करके लिखना है। और कंपनी क्या होती है आप लोगों को पता ही है। ठीक है, और इसके साथ देखो फीचर्स पूछता है कंपनी के, कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे जाते हैं। ठीक है, दोनों एक ही चीज़ है। तो देखो क्या होता है, सबसे फर्स्ट है आपका इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन। आपकी जो एक कंपनी है वो एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है, आप लोगों को पता ही है। ठीक है, क्योंकि कंपनी के लिए आपको कोई भी कंपनी फॉर्म करने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन करवाना कंपलसरी होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप जैसे आप सोल प्रोप्राइटरशिप में करते हो या फिर पार्टनरशिप फॉर्म में करते हो, वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन कंपलसरी नहीं होता है। लेकिन कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, बिना रजिस्ट्रेशन के बिना इनकॉर्पोरेशन के कंपनी फॉर्म नहीं की जा सकती। ठीक है, तो कंपनी एक इनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन है। सेकंड है आपका आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनी को एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाता है। कंपनी की अपनी खुद की एक पहचान है। कंपनी देखो उसका नेचुरल बर्थ नहीं हुआ है, लेकिन लॉ की आइज़ में कंपनी को एक पर्सन माना गया है। ठीक है, इसके बाद देखो सेपरेट लीगल एंटिटी है नेक्स्ट आपका फीचर, मतलब कंपनी की अपनी खुद की एक अलग पहचान होती है अपने मेंबर्स से हटके, अपने शेयर होल्डर से हटके। ठीक है, इसके बाद आपका परपीचुअल एग्जिस्टेंस। परपीचुअल एग्जिस्टेंस का मतलब है कि देखो अगर कंपनी के जो शेयर होल्डर्स हैं, कंपनी के जो मेंबर्स हैं, उनको कुछ भी हो जाता है तो उससे कंपनी की एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कंपनी आगे कंटिन्यू रहेगी। ठीक है, इसके बाद देखो आपका नेक्स्ट फीचर आता है लिमिटेड लाइबिलिटी। कंपनी में आपको पता है कंपनी में जो लाइबिलिटी होती है वो लिमिटेड होती है। ठीक है, यहाँ पे जो लाइबिलिटी है वो या तो लिमिटेड बाय शेयर्स होगी या फिर लिमिटेड बाय गारंटी होती है। ठीक है, और ये क्या होता है आप लोगों को पहले से पता ही है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है आपका ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। यहाँ पे देखो कंपनी में आप शेयर्स को फ्रीली ट्रांसफ़र कर सकते हो अगर वो पब्लिक कंपनी है तो, और प्राइवेट कंपनी के केस में कुछ रेस्ट्रिक्शंस होते हैं शेयर्स के ट्रांसफ़र करने को लेके। ठीक है, इसके बाद एक कॉमन सील। यहाँ पे देखो हर कंपनी की खुद की एक कॉमन सील होती है। जैसे कि आपको पता है कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, ठीक है, नेचुरल पर्सन नहीं है। तो कंपनी को अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो कंपनी खुद से सिग्नेचर नहीं कर सकती है, तो कंपनी की जो कॉमन सील होती है उस पर कंपनी के बारे में लिखा होता है। ठीक है, तो वो कॉमन सील हम लोग यूज़ करते हैं। और कॉमन सील अगर किसी डॉक्यूमेंट पे लगा दी जाती है तो इसका मतलब माना जाता है कि कंपनी ने सिग्नेचर कर दिए। ठीक है, तो वो कॉमन सील पहले तो कंपलसरी होती थी, लेकिन अब इसको कंपलसरी नहीं रखा गया, अब इसको ऑप्शनल कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद देखो आपका लास्ट फीचर आता है कि मैनेजमेंट एंड ओनरशिप। अब देखो कंपनी जो है उसका मैनेजमेंट और ओनरशिप दोनों अलग अलग होता है। ठीक है, मैनेजमेंट देखो कंपनी को जो मैनेज करता है, मैनेज कौन करता है, कंपनी के डायरेक्टर्स, और ओनरशिप होती है शेयर होल्डर्स के पास। ठीक है, कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन होते हैं आप लोगों को पता ही, जो कि कंपनी के शेयर्स को परचेज़ करते हैं। ठीक है, तो वो सारे शेयर होल्डर्स मिलके कंपनी में डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं, और जो डायरेक्टर्स होते हैं वही कंपनी को मैनेज कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये कंपनी के फीचर्स हो गए। इसके बाद देखो प्राइवेट कंपनी क्या होती है और पब्लिक कंपनी क्या होती है, ये क्वेश्चन भी ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं ये एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ आपको, मैं प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी के बीच में डिफरेंस क्या होता है वो बता देती हूँ आपको, ताकि अगर एग्ज़ाम में देखो क्वेश्चन आता है कि दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ,
तो भी आप खुद से लिख सकते हो। और अगर पूछता है कि प्राइवेट कंपनी पे शॉर्ट नोट लिख दो या फिर पब्लिक कंपनी पे शॉर्ट नोट लिख दो, ठीक है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको फीचर्स इनके बारे में पता ही है तो आप खुद से लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ, ठीक है। तो देखो, जो आपकी पब्लिक कंपनी है उसमें मिनिमम 7 मेंबर्स होने चाहिए किसी भी पब्लिक कंपनी को फॉर्म करने के लिए, ठीक है। और प्राइवेट कंपनी के केस में कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, ठीक है, तभी आप कोई प्राइवेट कंपनी बना सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, जो ओपीसी होती है हमारी 1 पर्सन कंपनी होती है, वहाँ पे सिंगल पर्सन कंपनी का मेंबर होता है, ठीक है, शेयर होल्डर होता है, ठीक है। और यहाँ मैक्सिमम नंबर्स की लिमिट देखो, पब्लिक कंपनी में कोई भी लिमिट नहीं दी गई है और प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200 मेंबर्स हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो, कंपनी के कोई भी आपने कंपनी बनाई उसके नाम के एंड में कौन से वर्ड्स लगाने होते हैं, ठीक है। अगर आपकी कोई भी पब्लिक कंपनी है तो कंपनी के नाम के लास्ट में आपको पब्लिक लिमिटेड या फिर लिमिटेड वर्ड यूज़ करना होगा। जैसे आपने कोई भी कंपनी खोल दी, सपोज़ करो सनशाइन कंपनी आपने खोल दी, ठीक है, तो सनशाइन कंपनी अगर आपकी पब्लिक कंपनी है तो आपको लास्ट में लिख दोगे सनशाइन पब्लिक लिमिटेड या फिर सनशाइन लिमिटेड, ठीक है। और अगर आपकी प्राइवेट कंपनी है तो उसके एंड में आपको प्राइवेट लिमिटेड लिखना होता है, ठीक है। कुछ भी आपने अपनी कंपनी का नाम रखा, ठीक है, कोई भी कंपनी ले लो XYZ, तो उसके लास्ट में आपको लिख देना XYZ प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, समझ में आया। और इसमें देखो, पब्लिक कंपनी में जो मिनिमम डायरेक्टर्स है, मतलब कितने डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए, 3 डायरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए। और प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 डायरेक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। इसके बाद पब्लिक इन्विटेशन फॉर कैपिटल, आप कैपिटल को जैसे कि शेयर्स वगैरह हम इशू करते हैं तो क्या उसके लिए हम पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं या नहीं, ठीक है, वो बात। तो देखो, पब्लिक कंपनी के केस में आप पब्लिक को इनवाइट कर सकते हो कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स को परचेज़ करने के लिए। लेकिन प्राइवेट कंपनी की केस में आप जनरल पब्लिक को अलाउ नहीं कर सकते हो, जनरल पब्लिक को इन्वाइट नहीं कर सकते हो शेयर और डिबेंचर्स को परचेज़ करने के लिए, ठीक है। उसके बाद देखो, प्रोस्पेक्टस, पब्लिक कंपनी के केस में एक प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी होता है, ठीक है, शेयर्स अलॉट करने से पहले। और प्राइवेट कंपनी के केस में प्रोस्पेक्टस इशू करना ज़रूरी नहीं होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की बात जब करेंगे तो पब्लिक कंपनी में आपका देखो जो शेयर्स है, जब तक आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव नहीं होता है आप शेयर्स अलॉट नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो आपने जो भी मिनिमम सब्सक्रिप्शन आपका बनता है उतना जब आपको रिसीव हो जाएगा तभी आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो। लेकिन प्राइवेट कंपनी के केस में ऐसा नहीं है, आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रिसीव हो चाहे ना हो आप शेयर्स को अलॉट कर सकते हो, ठीक है। लास्ट डिफरेंस है दोनों में, ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स। पब्लिक कंपनी के केस में देखो, आप जो शेयर्स फ्रीली किसी को भी ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है, आपको बार बार कंपनी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी शेयर होल्डर अपने शेयर्स किसी और को ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है। लेकिन प्राइवेट कंपनी में आप फ्रीली ऐसे किसी को भी ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो अपने शेयर्स को, ठीक है। यहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, उन एक पूरा आपको प्रोसीजर दिया गया होता है, उनको फॉलो करके ही आप अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। तो ये मेजर डिफरेंस हो गया आपका पब्लिक कंपनी के बीच में और प्राइवेट कंपनी के बीच में, ठीक है। तो अगर एग्ज़ाम में डिफरेंस पूछते हैं तो डिफरेंस आप लिख दोगे, और अगर पब्लिक कंपनी के बारे में पूछेगा तो आप ये सारे पॉइंट्स लिख दोगे, ठीक है। और अगर प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछेगा तो ये सारा लिख दोगे, ठीक है, समझ में आया। अब इसके बाद देखो, नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कि शेयर्स के बारे में बताओ, शेयर्स कौन कौन से टाइप के होते हैं। तो शेयर्स आपको जनरली पता है 2 टाइप के होते हैं, ठीक है, इक्विटी शेयर होते हैं और प्रेफरेंस शेयर होते हैं। और इक्विटी शेयर क्या होते हैं, प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं, आप लोगों को पहले से पता है, फिर भी देखो मैं बताती हूँ। सबसे पहले देखो, आपका प्रेफरेंस शेयर क्या होता है। प्रेफरेंस शेयर्स देखो वो शेयर्स होते हैं जिनमें आपको डिविडेंड का हर साल मतलब एक फ़िक्स रेट पे डिविडेंड आपको दिया जाता है, ठीक है। यहाँ पे आपको ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट होगा तभी आपको डिविडेंड मिलेगा, नहीं, आपको हर साल एक फ़िक्स रेट का डिविडेंड दिया जाता है। और सेकंड चीज़ में होती है कि जब आपकी कंपनी वाइंड अप हो रही होती है, मतलब जब कंपनी आपकी बंद हो रही होती है ना, तो उस टाइम पे आपको कैपिटल का रीपेमेंट मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपके होते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, जहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को कि उनको पहले डिविडेंड मिलेगा इक्विटी शेयर होल्डर से और हर साल एक फ़िक्स रेट पे डिविडेंड मिलेगा, और जब कंपनी वाइंड अप होगी तो वहाँ पे उनके कैपिटल का रीपेमेंट हो जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको प्रेफरेंस शेयर क्या होता है।
अब इसके बाद देखो इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं। इक्विटी शेयर्स देखो वो शेयर्स होते हैं जो कि प्रेफरेंस शेयर्स नहीं होते हैं, ऐसा डेफिनेशन दी जाती है हर बुक में, ठीक है। मतलब इक्विटी शेयर्स आर दो शेयर्स विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। यहाँ पे मतलब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को जैसे हर चीज़ में प्रेफरेंशियल राइट उनको मिलता है ना कि हाँ इक्विटी शेयर होल्डर से पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विटी शेयर्स में ऐसा नहीं होता है, यहाँ पे आपके पास कोई भी प्रेफरेंशियल राइट नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड दे दिया जाएगा उसके बाद अगर बचेगा तभी आपको दिया जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो आपका जब कंपनी वाइंड अप होती है, ठीक है, तो यहाँ पे आपको कैपिटल का रीपेमेंट नहीं मिलता है, ठीक है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर क्या होते हैं समझ में आ गया। इसके बाद देखो आपका बोला गया कि प्रेफरेंस शेयर के टाइप्स भी कई बार आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कौन कौन से टाइप के प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं, ठीक है। तो देखो यार ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ, इन सारे टाइप्स को ना मैंने अपनी एक दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर रखा है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वो वाली वीडियो देख लेना, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो को लंबा नहीं करते, जो टॉपिक्स मैंने उस वीडियो में कवर नहीं करे थे मैं कोशिश करूँगी कि यहाँ पर आपको सिर्फ वही टॉपिक्स बताऊँ, और जिनको एक्सप्लेन करा हुआ है तो उनको बार बार एक्सप्लेन करने से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। आप एक बार वो वाला वीडियो देख लेना, ठीक है। इसके बाद देखो आपका शेयर्स और स्टॉक में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। ये वैसे तो इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, कभी कभी ही पूछा जाता है, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार बता देती हूँ, ठीक है, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। तो देखो शेयर और स्टॉक, शेयर में जो है आपकी एक नॉमिनल वैल्यू होती है, जैसे हम बोलते हैं ना एक शेयर 10 रुपये का है या फिर एक शेयर 100 रुपये का है, इस तरीके से, ठीक है। तो वहाँ पे एक नॉमिनल वैल्यू होती है, लेकिन जो आपके स्टॉक्स होते हैं इनमें कोई भी नॉमिनल वैल्यू इस तरीके से नहीं होती है, ठीक है। और शेयर देखो पेडअप की अगर हम बात करें तो शेयर जो है आपके या तो वो पार्शली पेडअप होते हैं या तो फुली पेडअप होते हैं, आप लोग 11th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हो, ठीक है। और स्टॉक्स जो हैं वो यहाँ पे हमेशा फुली पेडअप होते हैं, पार्शली पेडअप नहीं होते हैं, ठीक है। और डिनोमिनेशन देखो शेयर्स जो है वो हमेशा इक्वल डिनोमिनेशंस में होता है, और स्टॉक जो है उनकी डिनोमिनेशन डिफरेंट हो सकती है, ठीक है। और इशू की अगर हम बात करें तो जो शेयर है वो आप डायरेक्टली पब्लिक को इशू कर सकते हो, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं वो आप डायरेक्टली पब्लिक को इशू नहीं कर सकते हो। स्टॉक्स जो हैं आप अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ही सिर्फ इशू कर सकते हो, ठीक है। तो ये डिफरेंस है आपका शेयर और स्टॉक के बीच में। इसके आगे देखो 2 पॉइंट्स और हैं। ट्रांसफ़र इन स्मॉल फ्रैक्शंस, जो शेयर है उसको आप छोटे छोटे फ्रैक्शंस में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हो, लेकिन स्टॉक जो है आप उसको स्मॉल फ्रैक्शंस में ट्रांसफ़र कर सकते हो, ठीक है। और डिस्टिंक्टिव नंबर की अगर हम बात करें तो जो शेयर्स हैं आपके वो डिस्टिंक्टिव नंबर के हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो डीमेट फॉर्म में नहीं है तो। अगर डीमेट फॉर्म में है तो यहाँ पे आप डिस्टिंक्टिव नंबर के आपके शेयर्स नहीं हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो स्टॉक्स हैं आपके वो कभी भी डिस्टिंक्टिव नंबर में नहीं होंगे, ठीक है। समझ आई बात। इसके बाद देखो आपका डिफरेंस पूछा गया कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है, या तो आपका शॉर्ट नोट में पूछ लेगा, ठीक है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रेफरेंस शेयर एंड इक्विटी शेयर, या फिर आपका 10 नंबर में पूछेगा कि प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर के बीच में क्या डिफरेंस होता है। तो ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। राइट टू डिविडेंड अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास राइट होता है कि उनको डिविडेंड का पेमेंट पहले मिलेगा, ठीक है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर को पहले पैसा नहीं मिलता है, ठीक है। यहाँ पे उनके पास जब प्रेफरेंस शेयर होल्डर को डिविडेंड का पेमेंट हो जाएगा उसके बाद ही इक्विटी शेयर होल्डर को पैसा दिया जाएगा, ठीक है। रेट ऑफ डिविडेंड की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर जो होल्डर होता है उसका रेट हर साल फिक्स रहता है, ठीक है, कि उसको इतना % डिविडेंड रिसीव होना ही होना है, ठीक है। लेकिन अगर हम इक्विटी शेयर होल्डर की बात करें तो इनका रेट फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है हर साल, ठीक है, प्रॉफिट कितना हुआ है उसके ऊपर। और रिस्क की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर में आपके पास लो रिस्क रहता है, क्योंकि आपको पता ही है हर साल आपको एक फ़िक्स रेट का डिविडेंड मिलना ही है। लेकिन इक्विटी शेयर में आपके पास रिस्क हाई होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी फिक्स नहीं होता आपको कितना डिविडेंड मिलेगा या नहीं मिलेगा, लॉस हुआ तो वो भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और एरियर्स ऑफ डिविडेंड की बात करें तो यहाँ पे एक्यूमुलेट होते हैं, यहाँ पे कैन नॉट एक्यूमुलेट होता है, ठीक है। कन्वर्टिबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट किए जा सकते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो सेटिस्फाई होती हैं तो आप प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में ट्रांसफ़र कर सकते हो, लेकिन इक्विटी शेयर्स को आप प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। रिडेम्पशन की अगर हम बात करें तो देखो जो प्रेफरेंस शेयर्स हैं वो रिडीम किए जा सकते हैं, ठीक है। और एक कंपनी जो है वो इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर नहीं इशू कर सकती है, ठीक है।
और या फिर और विच आर रिडीमेबल आफ्टर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ इशू। ठीक है, मतलब भाई आप इरिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स को इशू नहीं कर सकते हो। डिफरेंस तो आप ये लिखना, ठीक है, कि जो प्रेफरेंस शेयर है वो रिडीमेबल होते हैं और जो इक्विटी शेयर्स होते हैं वो इरिडीमेबल होते हैं। मेजर डिफरेंस ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। कुछ स्पेशल सर्कमस्टांसेस में ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर को वोटिंग राइट दिया जाता है, बट जनरली उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता है, ठीक है। और जो आपका इक्विटी शेयर होल्डर है उसके पास तो वोटिंग राइट होता है या वोटिंग पावर्स होती है, आपको पता है, ठीक है। रिफंड ऑफ कैपिटल की अगर हम बात करें तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर में जब आपकी जो कंपनी है वो वाइंड अप होएगी तो वहाँ पे प्रेफरेंस शेयर होल्डर का कैपिटल का रीपेमेंट हो जाता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास ऐसा कोई ऑप्शन नहीं होता है, ठीक है। वाइंड अप के टाइम पे उसकी कैपिटल रीपेमेंट नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद राइट टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। तो देखो प्रेफरेंस जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनके पास ना वोटिंग राइट होता है और ना ही मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का राइट होता है, लेकिन इक्विटी शेयर होल्डर के पास दोनों ही राइट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका डिफरेंस हो गया प्रेफरेंस शेयर में और इक्विटी शेयर्स में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कहीं कोई भी डाउट आए तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, ठीक है, नहीं तो इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, ठीक है। इसके बाद आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल के बता दो, ठीक है। तो शेयर कैपिटल आपकी कितने टाइप्स की होती है, वैसे तो आपको पता ही है, आप 11th क्लास से पढ़ रहे हो, लेकिन फिर भी आपको मैं यहाँ पे एक बार रिवाइज करवा देती हूँ, ठीक है। सबसे फर्स्ट है आपका नॉमिनल या फिर रजिस्टर्ड या फिर ऑथराइज्ड कैपिटल जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो ऑथराइज्ड कैपिटल क्या होती है, आप लोगों को बहुत पहले से पता है कि कोई भी कंपनी मैक्सिमम कितना अमाउंट कैपिटल का रेज कर सकती है, ठीक है, शेयर्स वगैरह के थ्रू, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं ऑथराइज्ड कैपिटल। फिर आता है आपका इशूड कैपिटल। इशूड कैपिटल देखो ऑथराइज्ड कैपिटल का आपका पार्ट होता है, ठीक है, एक पार्ट होता है जो कि पब्लिक को इशू किया जाता है सब्सक्रिप्शन के लिए, ताकि पब्लिक उसको सब्सक्राइब कर सके, ले सके उन शेयर्स को, ठीक है। तो जो पब्लिक को हम शेयर्स इशू करते हैं, जो पार्ट इशू करते हैं हम अपनी ऑथराइज्ड कैपिटल का, उसको हम लोग इशूड कैपिटल बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद इशू हमने जब कर दी पब्लिक को कैपिटल, ठीक है, फिर पब्लिक ने उसमें से कितनी जो मतलब शेयर्स हैं उनको सब्सक्राइब कर लिया, ठीक है, जितने शेयर्स पब्लिक ले लिए उसको हम लोग बोलते हैं सब्सक्राइब्ड कैपिटल। उसके बाद होती है कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप कैपिटल आप लोगों को पता है क्या होती है कि जब पता है आपको फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल होती है, जब हम शेयर्स इशू करते हैं, ठीक है, तो पब्लिक अप्लाई करती है, फिर वहाँ पे हम जब पब्लिक को अलॉट कर देते हैं शेयर्स, तो हम फर्स्ट कॉल पे कुछ पैसा मंगा लेते हैं, कुछ सेकंड कॉल पे मंगवा लेते हैं, कुछ थर्ड कॉल पे, ठीक है, इस तरीके से। तो जो हम कॉल करते हैं ना, फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, वो हमारी होती है कॉल्ड अप कैपिटल की, जितना पार्ट हमने कॉल्ड अप किया है, ठीक है। उसके बाद आती है कि पेड अप कैपिटल। अब हमने तो कॉल कर दी फर्स्ट कॉल सेकंड कॉल, ठीक है, उसके बाद पब्लिक ने कितना पैसा जो दिया है हमें, ठीक है, कितना पेड किया है, ठीक है, तो वो होती है आपकी पेड अप कैपिटल। और लास्ट में आपका बच जाता है कॉल्स इन एरियर, मतलब हमने फर्स्ट कॉल पे जितना पैसा मंगाया था, पब्लिक ने उतना पैसा हमें नहीं दिया, कोई भी रीज़न हो सकता है किस वजह से नहीं दे पाए वो लोग, ठीक है, तो वो जो पैसा उन्होंने नहीं दिया हमारे कॉल अप करने पे, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल्स इन एरियर, ठीक है। समझ में आ गया। टाइप्स ऑफ शेयर कैपिटल आपका क्लियर हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कैपिटल रिजर्व के ऊपर। शॉर्ट नोट ही जनरली पूछा जाता है, ठीक है, कि कैपिटल रिजर्व आपके क्या होते हैं। तो कैपिटल रिजर्व देखो आपके वो रिजर्व होते हैं जो कि हम कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हैं। और कैपिटल प्रॉफिट आपको कैसे हो सकता है, आपने कोई सेल करी है फिक्स एसेट की, उससे आपको कोई प्रॉफिट हुआ है, ठीक है। प्रीमियम ऑन इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स, जब आप शेयर्स को या फिर डिबेंचर्स को प्रीमियम पे इशू करते हो तो आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलता है, ठीक है, वो आपका प्रॉफिट हुआ। या फिर आपने प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर एंड रीइशू ऑफ शेयर्स के री इशू पे या फिर फॉरफीचर पे आपको जो प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, तो वहाँ से आपको कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है। तो कई सारे तरीके होते हैं जहाँ से किसी भी कंपनी को कैपिटल प्रॉफिट हो सकता है, ठीक है, और उस कैपिटल प्रॉफिट में से जो रिजर्व क्रिएट किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं कैपिटल रिजर्व, ठीक है। और इसके बाद देखो आपको यहाँ पे दिया गया कि कैपिटल रिजर्व और रिजर्व कैपिटल में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो ये भी पूछ सकता है बाई चांस, वैसे तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ फिर भी, ठीक है। रिजर्व आपकी कैपिटल देखो हमारी जो कैपिटल का अनकॉल्ड कैपिटल होती है, जिसका मतलब हमने अभी तक कॉल नहीं करी है, हमने वो पैसा नहीं मंगाया है, ठीक है, वो होती है आपकी रिज़र्व कैपिटल। और ये रिज़र्व कैपिटल को हम तभी
मंगवा सकते हैं, कब तभी कॉल्ड अप कर सकते हैं जब हम वाइंड अप करेंगे कंपनी का, ठीक है। और कैपिटल रिजर्व आप लोगों को मैंने अभी बताया क्या होता है, ठीक है। क्रिएशन की अगर हम बात करें तो जो आपकी रिजर्व कैपिटल है ये अनकॉल्ड कैपिटल में से क्रिएट करी जाती है, और जो कैपिटल रिजर्व है आपका वो आप कैपिटल प्रॉफिट में से क्रिएट करते हो, ठीक है। और ऑप्शनल और मैंडेटरी, देखो यहाँ पे एक रिजर्व कैपिटल क्रिएट करना मैंडेटरी नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे एक कैपिटल रिजर्व करना किसी भी कंपनी के केस में कैपिटल रिजर्व को क्रिएट करना मैंडेटरी होता है, ठीक है। रिजर्व कैपिटल क्रिएट करने के लिए देखो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना ज़रूरी होता है, ठीक है। उसके बिना आप नहीं रिजर्व कैपिटल बना सकते हो, ठीक है। लेकिन कैपिटल रिजर्व के लिए आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। उसके बाद देखो जो आपकी रिजर्व कैपिटल है उसको हम सिर्फ वाइंडिंग अप के टाइम पे यूज़ कर सकते हैं, जबकि आप कैपिटल रिजर्व्स को पूरी कंपनी के लाइफ टाइम के ड्यूरिंग यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और राइट ऑफ की अगर हम बात करें, आपको कोई भी कैपिटल लॉस होता है तो आप रिजर्व कैपिटल से उस लॉस को सेट ऑफ नहीं कर सकते हो, ठीक है, राइट ऑफ नहीं कर सकते हो। लेकिन कैपिटल रिजर्व से आप किसी भी कैपिटल लॉस को राइट ऑफ कर सकते हो, ठीक है। डिस्क्लोज़र की अगर हम बात करें तो जो आपकी रिजर्व कैपिटल है वो कंपनी की बैलेंस शीट में डिस्क्लोज़ नहीं करी जाती है, और जो आपके कैपिटल रिजर्व्स हैं उनको डिस्क्लोज़ करा जाता है आपकी बैलेंस शीट में रिजर्व्स एंड सरप्लस वाले हेड के अंदर, ठीक है। समझ में आ गया दोनों में क्या डिफरेंस होता है। नेक्स्ट देखो आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो कभी कभी शॉर्ट नोट पूछ लेते हैं, स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होते हैं और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम क्या होती है, ठीक है। तो दोनों में ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, जो भी थोड़ा बहुत डिफरेंस है मैं आपको अभी बताती हूँ। देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स क्या होता है ना, देखो कई बार कंपनी के जो एम्प्लॉयज़ होते हैं या फिर डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो कंपनी के लिए कुछ इतना अच्छा काम करते हैं ना कि कंपनी खुश हो जाती है। मतलब वो लोग ऐसा हो कि उन्होंने कोई वैल्यू एडिशन करा है कंपनी में, या फिर कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दिया जिससे कंपनी को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ है, या फिर कुछ भी ऐसा काम करा है उन्होंने जिससे कंपनी काफ़ी ज़्यादा कंपनी को बेनिफिट होता है और कंपनी खुश हो जाती है। तो कंपनी क्या करती है ना, खुशी खुशी में उनको शेयर्स इशू करती है, और वो जो कंपनी शेयर्स इशू करती है वो या तो देखो डिस्काउंट पे इशू करेगी या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे इशू करती है, ठीक है, कंपनी के एम्प्लॉयज़ को और डायरेक्टर्स को जिन्होंने कंपनी के लिए काफ़ी अच्छा काम करा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स, जब कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ को डायरेक्टर्स को डिस्काउंट पे या फिर कंसिडरेशन अदर देन कैश पे शेयर्स इशू कर देती है, ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने काफ़ी अच्छा काम करा है, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं स्वेट इक्विटी शेयर्स। और यहाँ पे देखो एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में क्या होता है, यहाँ पे कंपनी अपने जो एम्प्लॉयज़ हैं, अपने जो डायरेक्टर्स हैं, ठीक है, उनको ऑप्शन देती है कि आप हमारे शेयर्स डिस्काउंट पे परचेज़ कर सकते हो, ठीक है। मतलब हम मार्केट वैल्यू से कम पे आपको अपने शेयर्स इशू कर देंगे, उनको ये ऑप्शन देती है, ठीक है। तो ये होता है आपका एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम। यहाँ पे देखो स्वेट इक्विटी शेयर्स में उन लोगों ने कोई अच्छा काम करा है कंपनी के लिए, इसलिए कंपनी खुशी से ऐसा कर रही होती है। और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में देखो कंपनी जाल फंसा रही होती है, ठीक है, जाल फैला रही होती है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो हमें छोड़ के ना चले जाएं, ठीक है। इसलिए वो पहले उनको लालच दे रही होती है कि हम आपको मार्केट प्राइस से कम में आपको शेयर्स दे रहे हैं, आप चाहो तो परचेज़ कर सकते हो, बाकी आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। और जो स्वेट इक्विटी शेयर्स हैं वो आप देखो कंपनी जो है अपने एम्प्लॉयज़ को इशू कर सकती है, अपने डायरेक्टर्स को इशू कर सकती है और अपने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को भी इशू कर सकती है। लेकिन एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन स्कीम में यहाँ पे जो शेयर्स है ना, वो कंपनी अपने सिर्फ अपने डायरेक्टर्स को और एम्प्लॉयज़ को ही इशू कर सकती है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स को इशू नहीं कर सकती, ठीक है। तो यही डिफरेंस है दोनों में। वैसे तो दोनों में से किसी एक पे ही शॉर्ट नोट पूछा जाएगा आपसे, ठीक है। पूछ भी सकते हैं, नहीं भी पूछ सकते हैं, कई बार पूछते हैं, कई बार नहीं पूछते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे एक टर्म और पूछ ली जाती है कभी कभी कि ओवर सब्सक्रिप्शन या फिर अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। तो ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन क्या होता है आप लोगों को पहले से ही पता है। जब हम अपने शेयर्स इशू करते हैं जनरल पब्लिक के लिए, ठीक है, तो जब हमने सपोज़ करो हमने 10 लाख शेयर्स इशू करें, ठीक है, लेकिन हमें जो सब्सक्रिप्शन है ना वो रिसीव होता है 20 लाख शेयर्स का। तो मतलब हमने जितना इशू करा था, ऑफ़र करा था पब्लिक को, ठीक है, उससे ज़्यादा हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुई है, तो उसको हम लोग बोलते हैं ओवर सब्सक्रिप्शन। और अगर हमने जितने शेयर्स ऑफ़र करे थे पब्लिक को सब्सक्राइब करने के लिए, ठीक है, उससे भी कम अगर पब्लिक ने
सब्सक्राइब करें, ठीक है, उससे भी कम हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है तो उसको हम लोग बोलते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो यही होता है आपका ओवर सब्सक्रिप्शन और अंडर सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो देखो अगर कभी ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिलता है तो उस केस में मतलब शेयर्स कैसे अलॉट करे जाते हैं। तो देखो कंपनी कई बार क्या करती है ना कि उनको जो एक्स्ट्रा आपको सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ होता है उनको वो कैंसिल कर देती है, ठीक है, रिजेक्ट कर देती है और उन लोगों का पैसा उनको रिफंड कर देती है। तो उसको हम लोग बोलते हैं रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशंस, ठीक है। या फिर कंपनी दूसरा तरीका यूज़ करती है जहाँ पे देखो आपको अगर कोई भी पर्सन है, ठीक है, उसने एग्जाम्पल के लिए ले लो कि 100 शेयर्स का उसने सब्सक्रिप्शन ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे उसने मतलब 100 शेयर्स का पैसा आपको भेज दिया। तो यहाँ पे अगर किसी ने 100 शेयर्स मांगे हैं तो उसको 50 दे दिए, किसी ने 200 मांगे हैं तो उसको 90 दे दिए, 80 दे दिए, इस तरीके से मतलब, ठीक है। मतलब जहाँ पे आप सबको शेयर्स देते हो, मतलब किसी का भी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं करते हो, उन लोगों ने जितने मांगे थे उससे कम दे देते हो आप उन लोगों को, ठीक है। तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रो राटा अलॉटमेंट। आप लोगों को पता ही है, इसका क्वेश्चन आप लोगों ने 12th में करा होगा। तो जनरली जो कंपनी है वो यही वाला मेथड यूज़ करती है, प्रो राटा अलॉटमेंट वाला, ठीक है, या फिर कई बार दोनों का मिक्सअप यूज़ कर लेती है, ठीक है। आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो राइट इशू या फिर बोनस शेयर के ऊपर पूछा जाता है, ठीक है। या तो बोनस शेयर के ऊपर शॉर्ट नोट पूछ लेगा या तो राइट इशू के ऊपर आपका शॉर्ट नोट पूछ सकता है, नहीं तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है वो पूछ सकता है, ठीक है। तो मैं डिफरेंस बता देती हूँ। तो आप शॉर्ट नोट तो ईजिली इनके पॉइंट्स को लिख दोगे इसके शॉर्ट नोट में, इसके पॉइंट्स को इसके शॉर्ट नोट में लिख सकते हो, ठीक है। तो इसलिए मैं दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको वो एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो देखो राइट शेयर क्या होता है, जब हम राइट इशू करते हैं तो मतलब कोई भी कंपनी जब अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को शेयर्स खरीदने के लिए पहले मौका देती है कि हम मार्केट में शेयर इशू करने वाले हैं, उससे पहले हम आपको ऑफ़र दे रहे हैं कि आप ही इन शेयर्स को परचेज़ कर लो, ठीक है। तो जब कंपनी अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को ऑफ़र देती है न्यू शेयर्स परचेज़ करने का, उसको हम लोग बोलते हैं राइट इशू। और बोनस शेयर देखो क्या होता है कि यहाँ पे कंपनी के पास काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट बचा पड़ा है, ठीक है, उनके पास। तो वो कंपनी क्या करती है, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहती है अपने शेयर होल्डर्स में, तो वो उनको शेयर की फॉर्म में, बोनस शेयर की फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। कंपनी सबको बोनस शेयर दे देती है, इशू कर देती है। और उस बोनस शेयर का ना देखो कंपनी पैसा नहीं लेती है अपने शेयर होल्डर्स से, ठीक है। तो राइट इशू में तो आप अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को शेयर इशू कर रहे हो, उनसे पैसे ले रहे हो, ठीक है, शेयर के बदले में। और बोनस शेयर में क्या होता है, आपके पास प्रॉफिट बच रहा होता है काफ़ी सारा, तो आप सोचते हो कि क्यों ना इसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए शेयर होल्डर्स के बीच में, तो इसलिए आप बोनस शेयर्स को इशू कर देते हो, ठीक है। और यहाँ पे पेमेंट की अगर हम बात करें तो देखो यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स हैं उनको सिर्फ ऑप्शन दिया जा रहा होता है कि आप हमारे शेयर्स को परचेज़ कर सकते हो फिर से अगर आप चाहो तो, ठीक है। और यहाँ पे बोनस शेयर के बीच इसमें क्या होता है, आप उनसे कोई भी चार्ज नहीं लेते हो, आप उनको फ्री में शेयर्स देते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पैसे नहीं लेने होते। बोनस शेयर्स आर इशूड टू द एग्जिस्टिंग मेंबर्स फ्री ऑफ चार्ज, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका डिफरेंस आता है, देखो जो आपके राइट इशू वाले जो शेयर होते हैं वो आपके पार्टली पेड अप हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपके बोनस शेयर्स होते हैं वो हमेशा फुल्ली पेड अप होते हैं, ठीक है। मिनिमम सब्सक्रिप्शन की अगर हम बात करें तो राइट इशू के केस में आपको मिनिमम सब्सक्रिप्शन रेज करना होता है, लेकिन बोनस शेयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगर डिफरेंस की हम बात करें तो देखो यहाँ से जो आपको पैसा रिसीव हुआ है शेयर्स को इशू करने से राइट इशू के केस में, उसको आपको एक सेपरेट बैंक अकाउंट में रखना होता है, ठीक है। और बोनस शेयर के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। 5 डिफरेंसेस देखो बहुत होते हैं आपके एक्सप्लेन करने के लिए, इससे ज़्यादा आपको एग्जाम में लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो इतना रहने देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो गुडविल के वैल्यूएशन से पूछा जाता है, ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का मतलब क्या होता है कि गुडविल का वैल्यू निकालना, उसका वैल्यूएशन करना, ठीक है। और गुडविल क्या होती है आप लोगों को पता है कि किसी भी फर्म की, बिजनेस की, उसकी रेपुटेशन, ठीक है, गुडविल वो वैल्यू होती है उसकी रेपुटेशन की, हम लोगों को पता है, ठीक है। अगर किसी भी फर्म की बहुत अच्छी इमेज है हमारी मतलब सोसाइटी में, मार्केट में, तो उसका गुडविल भी उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। गुडविल हम उसी को कहते हैं, ठीक है। गुडविल का मतलब आप लोगों को पता है। तो गुडविल का जब हम वैल्यूएशन करते हैं, गुडविल की वैल्यू निकाली जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। और फीचर्स ऑफ गुडविल की अगर हम बात करें तो आपको पता है एक इंटेंजिबल एसेट है गुडविल। गुडविल को हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते,
लाइबल टू फ्लक्चुएशंस, गुडविल में देखो फ्लक्चुएशंस होती रहती हैं। आप लोगों को पता है कि गुडविल का वैल्यू कम ज़्यादा होता रहता है। जैसे जैसे अगर आपका देखो प्रॉफिट इंक्रीज़ होता है बिज़नेस का, तो आपका नॉर्मली आप लोग भी क्या करते हो, अगर कोई कंपनी अच्छा प्रॉफिट कमा रही है तो हम ये कहते हैं ना कि वो कंपनी अच्छी है, उनका प्रॉफिट अच्छा है, प्रोडक्ट अच्छा है, उसकी गुडविल अपने आप बढ़ जाती है। अगर कोई कंपनी देखो आपकी लॉस में चल रही है तो उसकी गुडविल की वैल्यू भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएशंस आते रहती हैं। थर्ड आपका फीचर है कैन नॉट बी सोल्ड इन पार्ट, गुडविल को आप पार्ट्स में सोल्ड नहीं कर सकते हो, ठीक है। जिस तरीके से हम लैंड को क्या करते हैं, डिवाइड करके उसका एक पार्ट सेल कर सकते हैं ना, तो यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं, गुडविल आपका इंटेंजिबल एसेट है, इसको आप पार्ट्स में सोल्ड नहीं कर सकते हो। गुडविल को आप सोल्ड करोगे तो कम्प्लीटली सोल्ड करते हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फीचर अगर देखा जाए तो देखो डिफ़िकल्ट टू प्लेस एन एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ गुडविल, गुडविल का एक एग्जैक्ट वैल्यू निकाल पाना बहुत मुश्किल है, ठीक है। आप एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हो क्योंकि इसका वैल्यू टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका फीचर है देयर कैन बी नो ऑब्जेक्टिव वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। यहाँ पे देखो गुडविल का जो वैल्यू है ना वो हर किसी के लिए डिफरेंट होता है, हर किसी के लिए सेम नहीं हो सकता है। आप किसी की कितनी रेपुटेशन मान रहे हो ये आपके ऊपर है। तो यहाँ पे एस्टिमेटेड टू एस्टिमेटर डिफ़र करता है, ये सबके लिए गुडविल का अलग अलग वैल्यू होता है, ठीक है। इसके बाद देखो गुडविल से आपका पूछा जाता है क्वेश्चन कि गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके 5 मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। इनका देखो थ्योरी तो पूछने का कम ही चांस है, इसका न्यूमेरिकल ही पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। तो इन पाँचों के आपको फॉर्मूले लर्न करने हैं बस, और कुछ भी नहीं है, इतना ज़्यादा कुछ टफ नहीं है। गुडविल का क्वेश्चन इतना टफ नहीं होता है, ठीक है। और इसके अलावा थ्योरी का एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है कि हमें गुडविल का वैल्यूएशन करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है, या फिर किन सर्कमस्टांसेस में हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। तो देखो अगर हम सोल प्रोप्राइटरशिप की बात करें, उसके पर्सपेक्टिव से बात करें, तो यहाँ पे गुडविल का वैल्यूएशन हम 3 टाइम पे करते हैं। या तो जब आपका बिजनेस बंद हो रहा होता है, ठीक है, या फिर हम किसी को एज अ पार्टनर एडमिट कर रहे होते हैं, ठीक है, या फिर हम अपने जो सोल प्रोप्राइटर होता है आपका, उसकी डेथ हो जाती है और उसके बाद हम उसकी वेल्थ चेक करना चाहते हैं कि उसकी कितनी वेल्थ है, ठीक है, उस पर टैक्स पे करने के लिए, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। अगर हम पार्टनरशिप की बात करें तो इसके केस में हम गुडविल का वैल्यूएशन 4 कंडीशंस पे करते हैं। या तो कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है, ताकि उसको भी तो उसके गुडविल का शेयर देंगे ना, उसको भी पैसा लाना होगा गुडविल के लिए। या फिर कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है या उसकी डेथ हो रही है तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। या फिर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में चेंज आ रहा हो, चेंज हम लोगों ने किया हो कुछ, उस टाइम पे करते हैं गुडविल का वैल्यूएशन। या फिर जो आपकी पार्टनरशिप फर्म है वो डिसॉल्व हो रही है उस टाइम पे करते हैं, ठीक है। और अगर हम कंपनी के केस में बात करें तो कंपनी के केस में 5 टाइम पे हम गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं, ठीक है। सबसे पहला, जब 2 या 2 से ज़्यादा कंपनीज अमलगमेट हो रही हों, ठीक है, या फिर जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के बिज़नेस को टेक ओवर कर रही हो, ले रही हो, उसका बिज़नेस परचेज़ कर रही हो, ठीक है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। या फिर जो है गवर्नमेंट किसी बिज़नेस को टेक ओवर कर रही है, गवर्नमेंट किसी भी कंपनी के ऊपर टेक ओवर करना चाहती है, ठीक है, तब हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे। मेजर आपके इन 3 केसेस में ही कंपनी के केस में आपका गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो ये गुडविल का वैल्यूएशन कब कब किया जाता है ये मैंने आपको बता दिया, गुडविल के फीचर्स बता दिए, गुडविल क्या होती है, गुडविल का वैल्यूएशन क्या होता है वो बता दिया। इसके बाद देखो आपका गुडविल के मेथड्स, देखो यहाँ पे 5 मेथड्स हैं। सबसे फर्स्ट आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड है, ये दोनों तो आपने मेरे को क्लास 12th में करे हैं, मुझे पता है, ठीक है। इसके बाद एन्युटी मेथड आपके लिए नया है, कैपिटलाइजेशन या फिर इसको सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड भी बोलते हैं, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ठीक है। तो ये 5 मेथड से आपको गुडविल कैलकुलेट करने के लिए बोलेगा क्वेश्चन में, और इनके ऊपर थ्योरी का क्वेश्चन आना बहुत कम चांस है, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो क्वेश्चन पूछा जाता है या तो इंटरिम डिविडेंड या तो फाइनल डिविडेंड, दोनों पे शॉर्ट नोट पूछ सकता है या फिर आपका डिफरेंस पूछ सकता है दोनों के बीच में, ठीक है। तो इंटरिम डिविडेंड, सबसे पहले देखो फाइनल डिविडेंड क्या होता है। फाइनल डिविडेंड देखो जब आपकी लास्ट में आपका जब फाइनेंशियल ईयर एंड होता है तब कंपनी की एनुअल जनरल मीटिंग होती है, ठीक है। उस एनुअल जनरल मीटिंग में जो डिविडेंड डिसाइड किया जाता है, जो डिविडेंड प्रपोज किया जाता है, ठीक है, और उस टाइम पे जो शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है, ठीक है, आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने के बाद एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है कितना डिविडेंड देना है, ठीक है। और वो डिविडेंड जब दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है शेयर होल्डर्स को, तो उसको हम लोग बोलते हैं फाइनल डिविडेंड, ठीक है।
इंटरिम डिविडेंड देखो आपका क्या होता है, ये साल के बीच में दिया जाता है। आपका जो फाइनेंशियल ईयर है उसके एंड होने का वेट नहीं करते। यहाँ पे कंपनी क्या कहती है ना, जब हमारी कंपनी अच्छा चल रही है, प्रॉफिट अच्छा हो रहा है, तो क्यों ना हम शेयर होल्डर्स को अभी ही कुछ पैसा दे दें, क्यों उनको एक साल लटका के रखना है, ठीक है, अभी ही हम अपने शेयर होल्डर्स को खुश कर देते हैं। तो कंपनी बीच में जब डिविडेंड देती है अपने शेयर होल्डर्स को फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरिम डिविडेंड, ठीक है। तो समझ में आई, फाइनल डिविडेंड जो आप फाइनेंशियल ईयर के एंड होने पे डिविडेंड देते हो, और वो डिविडेंड आपका एनुअल जनरल मीटिंग में डिसाइड होता है, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड जो कि आप फाइनेंशियल ईयर एंड होने से पहले बीच में जब आप देते हो, ठीक है। ईयर ऑफ डिक्लेरेशन की बात करें तो ये आपके करंट फाइनेंशियल ईयर के अंदर दिया जाता है, ठीक है, और ये आपका फाइनेंशियल ईयर एंड होने के बाद दिया जाता है। क्रिएशन ऑफ लाइबिलिटी की अगर हम बात करें तो जो आपका इंटरिम डिविडेंड है वो कोई भी लाइबिलिटी क्रिएट नहीं करता है कंपनी के ऊपर, लेकिन आपका जो फाइनल डिविडेंड है वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है कंपनी के ऊपर, ठीक है। रिवोकेशन की अगर हम बात करें तो देखो जो आपका इंटरिम डिविडेंड होता है वो रिवोक किया जा सकता है, ठीक है। डिविडेंड देने के बाद आपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, उसके बाद में आप उसको रिवोक कर सकते हो। लेकिन अगर हम फाइनल डिविडेंड की बात करें तो एक बार अगर आपने डिक्लेयर कर दिया है तो उसके बाद आप उसको रिवोक नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपका इंटरिम डिविडेंड और फाइनल डिविडेंड हो गया। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर के रिगार्डिंग, ठीक है। तो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर आप क्या होता है ये तो आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि जब आप प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम कर रहे होते हो, ठीक है, उसका रीपेमेंट कर रहे होते हो, उसको हम लोग बोलते हैं रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ठीक है। और यहाँ पे देखो लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जो कि सेटिस्फाई होनी चाहिए, तभी आप रिडम्पशन कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स का, ठीक है। तो ये कंडीशंस इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रोविजंस बताओ या फिर कंडीशंस बताओ जो कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए ज़रूरी होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 4 कंडीशंस है बेसिक, वो आपको पता होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन है कि आप जो रिडम्पशन है, ठीक है, आप प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन तब तक नहीं कर सकते जब तक कि वो शेयर्स फुल्ली पेड अप ना हो, ठीक है। मतलब अगर हम आम भाषा में बोले तो आप पार्टली पेड अप रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन नहीं कर सकते, ठीक है। जब तक आपके प्रेफरेंस शेयर फुल्ली पेड अप नहीं होंगे आप उनको रिडीम नहीं कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट कंडीशन ये हो गई। सेकंड कंडीशन ये है आपकी, देखो जो आप रिडम्पशन करोगे वो या तो आप अपने डिविजिबल प्रॉफिट में से कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप फ्रेश इशू कर सकते हो शेयर्स का प्रेफरेंस शेयर्स को रिडीम करने के लिए। मतलब या तो आपके पास जो भी डिविजिबल प्रॉफिट अवेलेबल है उसमें से आप पैसा दे दोगे, ठीक है, या फिर आप नए शेयर्स इशू करते हो, ठीक है, और उससे जो पैसा आता है उसमें से दे सकते हो आप, ठीक है, उससे आप रीपेमेंट कर सकते हो, ठीक है। समझ आई बात। और यहाँ पे आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स का देखो एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, ठीक है। आप डिविजिबल प्रॉफिट में किसका यूज़ कर सकते हो, तो यहाँ पे आप अपने प्रॉफिट एंड लॉस से आपका जो प्रॉफिट निकलता है उसका यूज़ कर सकते हो, जनरल रिजर्व का या फिर कोई भी फ्री रिजर्व है उसका यूज़ कर सकते हो डिविडेंड देने के लिए, या फिर आप रिज़र्व फंड का यूज़ कर सकते हो, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड का यूज़ कर सकते हो, इंश्योरेंस फंड का, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का, या फिर वर्कमैन एक्सीडेंट फंड का, ठीक है। इन सब का आप यूज़ कर सकते हो प्रेफरेंस शेयर्स के रिडम्पशन के टाइम पे, ठीक है। ये आपके होते हैं डिविजिबल प्रॉफिट्स, या तो इनका यूज़ कर लिया और अगर इनमें पैसा नहीं है तो आप फ्रेश इशू कर सकते हो कुछ शेयर्स का, वहाँ से आपको पैसा मिलेगा तो वहाँ से आप पैसा दे सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन देखो आपकी क्या आती है ना, अगर आपने व्हेन सच शेयर्स आर टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स, अगर आपने अपने डिविजिबल प्रॉफिट के आउट ऑफ जाके रिडीम करे हैं शेयर्स को, तो वहाँ पे देखो आपके शेयर्स का जो फेस वैल्यू होता है, फेस वैल्यू आप लोगों को पता है ना, आपने शेयर कितने पे रिडीम करा उससे हमें मतलब नहीं है, आपने डिस्काउंट पे करा है, पार पे करा है, प्रीमियम पे करा है, उससे हमें मतलब नहीं है। अगर देखो सपोज़ करो 100 रुपये का एक शेयर था तो उसका फेस वैल्यू 100 रुपये है, अगर आपने उसको 110 रुपये पे रिडीम करा है तो उससे हमें मतलब नहीं है, उसका जो फेस वैल्यू है, ठीक है, उतना अमाउंट आपको ट्रांसफ़र कर देना है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में, ठीक है। समझ में आई बात। अगर आपने अपने आउट ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट्स शेयर को रिडीम करा है, ठीक है, आपके डिविजिबल प्रॉफिट्स इतने नहीं थे, आपने उसके आउट ऑफ रिडीम करा है अपने प्रेफरेंस शेयर्स को, तो शेयर्स का जो भी नॉमिनल वैल्यू है, जो भी फेस वैल्यू है, उतना पैसा आप कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है।
और फिर उसके बाद फोर्थ कंडीशन, जब आपने वो पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिया, उसके बाद आप बोनस शेयर्स जो है वो इशू करोगे अपने एग्जिस्टिंग मेंबर्स को। आपके जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, उनको आप बोनस शेयर्स इशू करोगे उस प्राइस के। ठीक है, समझ आ गई बात। तो ये चारों कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, तभी आप प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन कर सकते हो। ठीक है, ये प्रोविजंस है रिगार्डिंग टू प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन। ठीक है, समझ आ गई बात। इसके बाद देखो, इससे आपका थ्योरी का एक और क्वेश्चन पूछा जाता है बायबैक ऑफ शेयर्स के ऊपर। ठीक है, बायबैक ऑफ शेयर्स क्या होता है? जब कंपनी अपने खुद के शेयर्स को बायबैक कर लेती है, खुद ही परचेज़ कर लेती है, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं बायबैक ऑफ शेयर्स। और कंपनी जो है वो शेयर्स को बायबैक कहाँ से कर सकती है? सोर्सेज ऑफ बायबैक, मतलब कंपनी अगर बायबैक कर रही है अपने शेयर्स को, तो वो पैसा तो देगी ना जिनसे भी वो शेयर्स ले रही है अपने वापस। ठीक है, तो उनको पैसा वो कहाँ से दे सकती है? ठीक है, सोर्सेज ऑफ बायबैक, अपने फ्री रिजर्व्स में से कंपनी बायबैक कर सकती है, या फिर अपने सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से कर सकती है, या फिर प्रोसीड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स और सिक्योरिटीज़ मेड एट द टाइम ऑफ सच बायबैक, मतलब या फिर फ्रेश इशू करके कोई किसी भी शेयर का या फिर सिक्योरिटी का फ्रेश इशू करके वहाँ से बायबैक कर सकती है अपने शेयर्स को। ठीक है, तो ये सोर्सेज हो गए आपके बायबैक के। और इसके बाद देखो, पूछा जाता है इसमें कि बायबैक का मोटिव क्या होता है। ठीक है, कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक क्यों कर रही है? तो देखो, इसके कई सारे रीजंस हो सकते हैं। या तो देखो, कंपनी अपने शेयर का वैल्यू बढ़ाना चाहती है। ठीक है, क्योंकि अगर कंपनी मार्केट से अपने शेयर्स को बायबैक कर लेगी तो मार्केट में शेयर्स कम हो जाएंगे और उसकी डिमांड पहले से है मार्केट में। ठीक है, तो आपको पता है अगर सप्लाई कम हो जाती है किसी चीज़ की तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। ठीक है, तो कंपनी अपने शेयर्स का प्राइस बढ़ाना चाह रही हो, ठीक है, इस वजह से कंपनी बायबैक करती है। या फिर कंपनी अपने शेयर्स को सपोर्ट करने के लिए भी कर सकती है। कई बार क्या होता है ना कि बहुत डिमांड गिर जाती है, शेयर्स का प्राइस बिल्कुल गिर जाता है। ठीक है, तो उस टाइम पे कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है, ठीक है, सपोर्ट करने के लिए। या फिर और भी रीज़न हो सकते हैं कि कंपनी के पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो रहा हो, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट पड़ा हो रिजर्व्स में, ठीक है, तो कंपनी उसको यूज़ करने के लिए बायबैक कर लेती है। ठीक है, और अपने शेयर होल्डर्स को पैसा देने के लिए भी कंपनी बायबैक कर लेती है, क्योंकि देखो अगर आपके पास एक्स्ट्रा प्रॉफिट पड़ा हुआ है तो आप बायबैक करोगे, तो आप अगर अपने शेयर होल्डर्स से बायबैक कर रहे हो तो उनको बदले में पैसा मिल जाएगा और आपको शेयर मिल जाएंगे। ठीक है, आपका प्रॉफिट भी यूज़ हो जाएगा। तो ये कई सारे रीजंस होते हैं जिसलिए कंपनी अपने शेयर्स को बायबैक करती है। ठीक है, और फ्री रिजर्व्स के आपके देखो एग्जांपल्स कौन कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे आपका प्रॉफिट एंड लॉस सबसे बड़ा, ठीक है, सेकंड आपका जनरल रिज़र्व हो गया, या फिर और भी कई सारे आपके फंड्स होते हैं, कई सारे रिजर्व्स होते हैं आपके, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन हो गया, इंश्योरेंस फंड हो गया, ठीक है, इस तरीके के, या फिर डिविडेंड इक्वलाइजेशन रिजर्व हो गया, या फिर सिंकिंग फंड हो गया। ठीक है, तो ये आपके फ्री रिजर्व्स के एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, इसके बाद देखो कुछ कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल होनी चाहिए बायबैक करने से पहले। अगर ये कंडीशंस फुलफ़िल नहीं होती हैं तब आप बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहला कंडीशन है आपका द बायबैक इज़ ऑथराइज्ड बाय इट्स आर्टिकल। कंपनी के जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं उसमें ये लिखा हो बायबैक कंपनी कर सकती है अपने शेयर्स को। ठीक है, सबसे फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन है आपको एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना होता है जनरल मीटिंग में, तभी आप बायबैक कर सकते हो। थर्ड कंडीशन है आपकी कि जो आपका बायबैक है वो या तो 25% हो या तो 25% से कम हो आपकी जो एग्रीगेट पेड अप कैपिटल है या फिर फ्री रिजर्व्स है। ठीक है, आपकी कंपनी में मतलब जो भी आपकी पेड अप कैपिटल है और फ्री रिजर्व्स हैं उनका एग्रीगेट का 25% होना चाहिए, नहीं तो 25% से कम होना चाहिए। 25% से ज़्यादा आप बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, और फोर्थ आपकी कंडीशन आती है आपका जो डेट इक्विटी रेशियो होता है ना वो 2:1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ठीक है, समझ आई बात। आपका जो भी डेट इक्विटी रेशियो है वो 2:1 से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, तब अगर इससे ज़्यादा जाता है तो आप बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा देखो आपके जो शेयर्स हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए, तभी आप उनको बायबैक कर सकते हो। इसके अलावा जो भी गाइडलाइंस आपकी सेबी ने दी हुई है उसके अकॉर्डिंग ही आप बायबैक करोगे, उसके बियॉन्ड जाके आप बायबैक नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपकी सारी कंडीशंस हैं जो कि फुलफ़िल करने के बाद ही आप अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। इसके अलावा देखो एक आपकी और कंडीशन होती है कि आप जो बायबैक कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने पिछले साल कोई बायबैक करा था और आप 2 महीने बाद बायबैक कर रहे हो तो ऐसा नहीं कर सकते हो। कम से कम 2 बायबैक के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए, तभी आप अपने शेयर्स को बायबैक कर सकते हो। ठीक है, तो 2 बायबैक के बीच में 1 ईयर का डिफरेंस होना चाहिए।
तो ये कंडीशंस हो गई आपके बाईबैक से रिलेटेड। तो बाईबैक का क्वेश्चन में देखो यही पूछेगा कि बाईबैक क्या होता है, कौन कौन से रिजर्व्स हम उसमें यूज़ कर सकते हैं, और आपके बाईबैक का सोर्सेज क्या क्या होता है, ठीक है, कहाँ से मतलब कंपनी बाईबैक कर सकती है, बाईबैक का मोटिव क्या होता है, और बाईबैक की कंडीशंस क्या होती हैं, ठीक है, कि कौन सी कंडीशंस फुलफिल होंगी तब आप बाईबैक कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है डिबेंचर का, ठीक है। डिबेंचर क्या होते हैं, डिबेंचर के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो डिबेंचर्स क्या होते हैं आप लोगों को पता ही है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। डिबेंचर के टाइप्स क्या क्या होते हैं वो देखो। सबसे फर्स्ट है आपका सिक्योर्ड, या फिर इसको मॉर्टगेज डिबेंचर भी हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो सिक्योर्ड डिबेंचर क्या होता है ना, इसमें आप जब डिबेंचर इशू करते हो, ठीक है, तो उस टाइम पे वो जो डिबेंचर्स हैं वो सिक्योर्ड होते हैं, एक चार्ज होता है, ठीक है, जो कि एसेट्स पे लगा होता है। मतलब सीधा सीधा बोलूँ तो जब आपने डिबेंचर इशू करे हैं जिस भी इंसान को, जिस भी शेयर होल्डर को, सॉरी डिबेंचर होल्डर को, ठीक है, तो वो अगर आप उसको रीपेमेंट नहीं कर पाते हो डिबेंचर का, आप उसको डिबेंचर का अमाउंट नहीं दे पाते हो, तो वो आपकी एसेट, आपने जो भी एसेट पे चार्ज सेट करा था, ठीक है, वो आपकी उस एसेट्स को बेच के और वहाँ से पैसा आपको उसको देना पड़ेगा, ठीक है। अगर आपने डिबेंचर का अपना रीपेमेंट नहीं किया है तो यहाँ पे वो आपके अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, और आपने जो भी फिक्स एसेट थी आपकी, या फिर जो भी आपकी नॉन करंट एसेट्स होती हैं, सॉरी करंट एसेट्स होती हैं, ठीक है, उनके अगेंस्ट आपने जो भी एसेट डिसाइड करी थी उनके अगेंस्ट आपको सूट फाइल कर सकता है, और आपको वो एसेट्स बेच के उसको पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वो आपकी सारी एसेट्स नहीं पे क्लेम नहीं कर सकता है, ठीक है। आपने जो भी एक एसेट उस टाइम पे जिस पे चार्ज सेट करा था वही एसेट वो आपकी यूज़ कर पाएगा, ठीक है। तो फिक्स चार्ज होता है इसमें और फ्लोटिंग चार्ज होता है। फिक्स चार्ज देखो वो चार्ज होता है जो कि आपकी फिक्स एसेट्स पे होता है, ठीक है, और फ्लोटिंग चार्ज आपका वो चार्ज होता है जो कि आपकी करंट एसेट्स पे होता है, ठीक है। तो वो होता है आपका फिक्स चार्ज और फ्लोटिंग चार्ज। समझ में आया क्या होता है। सिक्योर डिबेंचर्स वो डिबेंचर्स हो गए जब आपने अगर डिबेंचर का पेमेंट नहीं करा है तो वो लोग सूट फाइल करेंगे और आपको पैसा देना पड़ेगा, या तो फिक्स चार्ज के ऊपर या तो फ्लोटिंग चार्ज के ऊपर। आपने जो भी एसेट्स उस टाइम पे उन लोगों को बोली थी कि हाँ आप डिबेंचर ले लो, अगर मैं आपको पैसा नहीं दे पाता हूँ, तो सपोज़ करो आपकी कोई भी लैंड थी, आपने बोला मैं इस लैंड को बेच के आपको पैसा दूंगा, ठीक है, तो उस लैंड पे आपका फिक्स चार्ज हो गया, ठीक है। या फिर आपने कोई भी आपकी करंट एसेट्स थी उसको बोल दिया कि हाँ डिबेंचर का पैसा अगर मैं आपको नहीं दूंगा तो इन करंट एसेट्स को बदले में आपको पैसा दे दूंगा, ठीक है। तो वो होता है आपका सिक्योर्ड डिबेंचर। इसके बाद होते हैं अनसिक्योर्ड डिबेंचर। अनसिक्योर्ड डिबेंचर में यहाँ पे दिस डिबेंचर्स आर नॉट सिक्योर्ड बाय एनी चार्ज अपॉन ऑन एनी एसेट्स ऑफ द कंपनी, ठीक है। मतलब ये जो डिबेंचर्स हैं आपके ये सिक्योर नहीं होते हैं, आपकी किसी कंपनी के किसी भी एसेट पे कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद कन्वर्टिबिलिटी के बेसिस पे डिबेंचर्स देखो दो टाइप के होते हैं, कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स। कन्वर्टिबल डिबेंचर्स आपके वो डिबेंचर्स होते हैं जो कि एक टाइम पीरियड के बाद में वो इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं, ठीक है। नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स आपके वो डिबेंचर्स हो गए जो कि कन्वर्ट नहीं होंगे आपके फ्यूचर में कभी भी, ना इक्विटी शेयर में ना प्रेफरेंस शेयर्स में, किसी भी शेयर में कन्वर्ट नहीं होंगे, ठीक है। और रिडम्पशन के बेसिस पे आपके दो टाइप के डिबेंचर होते हैं, एक होते हैं रिडीमेबल, एक होते हैं इररिडीमेबल। रिडीमेबल डिबेंचर आपके वो डिबेंचर जो कि रिडीम हो जाएंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद, और इररिडीमेबल डिबेंचर्स जो हैं वो आपके रिडीम दोबारा नहीं होते हैं, ठीक है। इसके बाद आपके और दो टाइप के डिबेंचर आते हैं रिकॉर्ड्स के बेसिस पे। एक होते हैं आपके रजिस्टर्ड डिबेंचर्स, एक होते हैं आपके बियरर डिबेंचर्स। रजिस्टर्ड डिबेंचर्स जो कि रजिस्टर्ड होते हैं, ठीक है। These are the debentures in respect of whom the name, address and particulars of holding of debenture holder are entered in a register kept by a company। मतलब इसमें आपका जो भी डिबेंचर होल्डर है उसका नाम, एड्रेस, ठीक है, वो सब कुछ लिखा होता है, ठीक है। और बियरर डिबेंचर देखो वो डिबेंचर्स होते हैं, दीज आर द डिबेंचर्स विच आर ट्रांसफरेबल मेरली बाय डिलीवरी, द कंपनी डज नॉट कीप अ रिकॉर्ड आउट ऑफ डिबेंचर होल्डर्स। यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड कंपनी के पास नहीं होता है कि डिबेंचर होल्डर आपका कौन है, उसका क्या एड्रेस है। यहाँ पे जिसके पास भी डिबेंचर है वो किसी को भी फ्रीली अपने डिबेंचर्स ट्रांसफ़र कर सकता है, ठीक है, समझ आ गई बात। और प्रायोरिटी के बेसिस पे आपके दो टाइप के डिबेंचर्स होते हैं, फर्स्ट डिबेंचर, सेकेंड डिबेंचर। फर्स्ट डिबेंचर वो डिबेंचर्स जिनका पेमेंट आपको पहले करना होता है, सेकंड डिबेंचर वो डिबेंचर्स हो गए जिनका पेमेंट आप फर्स्ट डिबेंचर के पेमेंट करने के बाद करोगे, ठीक है। तो डिबेंचर के टाइप समझ में आ गए। डिबेंचर का क्वेश्चन यही पूछा जाता है आपसे। इसके अलावा एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जाएगा कि डिबेंचर की कोलेटरल सिक्योरिटी, डिबेंचर जब हमें एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं
तो उसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछ सकता है, ठीक है। तो डिबेंचर जब हम इशू करते हैं एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी तो क्या होता है, देखो डिबेंचर जनरली आप इशू करते हो फंड रेज करने के लिए, आपको पैसे मिलते हैं, डिबेंचर आप इशू करते हो, डिबेंचर होल्डर आपको पैसे देता है, ठीक है। लेकिन जब हम डिबेंचर को एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं तो उस चीज़ का क्या मतलब है। सपोज़ करो आप बैंक गए लोन लेने के लिए, ठीक है, वहाँ पे आपको लोन चाहिए था 2 करोड़ का, ठीक है। तो बैंक वाले कुछ चीज़ गिरवी रखते हैं अपने पास, ठीक है। तो कंपनी के पास कुछ भी नहीं था, कंपनी के पास एक मशीनरी पड़ी हुई थी 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो कंपनी ने बोला कि आप ये हमारी मशीनरी रख लो 1.5 लाख रुपए की, ठीक है। तो यहाँ पे बैंक ने बोला, बैंक वाले देखो क्या करते हैं, अगर वो लोग जितने का आपको लोन दे रहे हैं ना उससे ज़्यादा अमाउंट की चीज़ गिरवी रखते हैं, ठीक है। तो बैंक वालों ने बोला इस मशीनरी की तो वैल्यू नहीं है, इतनी 1.5 लाख की है। तो यहाँ पे कंपनी ने बोला कि हम आपको अपनी मशीनरी तो दे ही रहे हैं, साथ में हम आपको अपने कुछ डिबेंचर्स भी दे देते हैं, ठीक है। मतलब हम जो मशीनरी है वो एज अ प्राइमरी सिक्योरिटी तो दे ही रहे हैं आपको, ठीक है, और सेकेंडरी सिक्योरिटी के तौर पे हम आपको डिबेंचर्स इशू कर देते हैं, ठीक है। तो वो होता है आपका डिबेंचर इशूड एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी। जब आप प्राइमरी सिक्योरिटी के साथ डिबेंचर्स को भी इशू करते हो एज अ सिक्योरिटी, उसको बोला जाता है डिबेंचर इशूड एज कोलेटरल सिक्योरिटी। समझ में आ गया क्या होता है। इसके ऊपर शॉर्ट नोट पूछा जाएगा, लंबा क्वेश्चन नहीं आएगा, ठीक है। इसके बाद देखो आपसे एक शॉर्ट नोट पूछा जाएगा इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ऊपर, ठीक है, कि डिबेंचर पे इंटरेस्ट देने के ऊपर शॉर्ट नोट लिखो। तो देखो डिबेंचर पे आपको इंटरेस्ट देना होता है, पता ही होता है आपको, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद में आपको अपने डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन जनरली डिबेंचर होल्डर को साल में 2 बार इंटरेस्ट पे करा जाता है, ठीक है, हाफ ईयरली पे करा जाता है डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट। और ये जो इंटरेस्ट है इसका एक फ़िक्स परसेंटेज पहले से सेट होता है, ऐसा शेयर्स की तरह यहाँ पे देखो कोई सीन नहीं है कि प्रॉफिट हुआ तो मिलेगा, प्रॉफिट नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं है। एक फ़िक्स रेट पे आपको डिबेंचर होल्डर को इंटरेस्ट पे करना होता है हर 6 महीने के गैप पे, ठीक है। तो ये आपका होता है इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स से, ठीक है, कि वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स क्या होता है और इसकी ज़रूरत हमें कब पड़ती है, ठीक है। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स जैसे गुडविल होता है ना कि गुडविल का वैल्यू निकालते हैं, वैसे शेयर्स का वैल्यू निकालते हैं, उसको हम बोलते हैं वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ठीक है। और ये मेनली देखो कब कब किया जाता है, जब आपको कोई वेल्थ टैक्स पे करना हो, ठीक है, कोई गिफ्ट टैक्स कैलकुलेट कर रहे हो आप लोग, ठीक है, उस टाइम पे शेयर्स का वैल्यू निकाला जाता है, या फिर जब आप अपने शेयर्स इशू कर रहे हो उस टाइम पे, ठीक है, या फिर आपकी कंपनी अमलगमेट हो रही है उस टाइम पे शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है, या फिर देखो आपको कोई कोर्ट फीस पे करनी है, लीगल ऑब्लिगेशंस के लिए शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। इसके अलावा देखो और यहाँ पे कई सारे रीज़न्स दे रखे हैं, लेकिन मेनली जो रीज़न्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। या फिर देखो जब आप अपने प्रेफरेंस शेयर्स को इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट कर रहे होते हो उस टाइम पे शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है, ठीक है। तो ये मेन रीज़न्स हैं जब आपका शेयर्स का वैल्यूएशन किया जाता है। इस पर शॉर्ट नोट ही पूछेगा, इस पर बड़ा क्वेश्चन आपका नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि शेयर्स का आपका न्यूमेरिकल आना है। अब देखो नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अमलगमेशन ऑफ कंपनीज से, ठीक है। अमलगमेशन का देखो आपका क्वेश्चन थ्योरी का भी पूछा जा सकता है और न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है, दोनों ही पर्सपेक्टिव से आपका ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। तो देखो अमलगमेशन क्या होता है, अगर मैं आपको सिंपल बताऊँ तो जब दो या दो से ज़्यादा कंपनीज लिक्विडेट होके एक नई कंपनी फॉर्म कर लेती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। सपोज़ करो अगर एक कंपनी थी आपके पास एक्स कंपनी, ठीक है, एक कंपनी थी आपके पास वाई कंपनी, ठीक है, ये दोनों कंपनीज बंद हो जाती हैं और एक नई कंपनी फॉर्म करती हैं एक्स वाई लिमिटेड, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन। जब दो कंपनीज लिक्विडेट हो जाती हैं और एक नई कंपनी मिलके बना देती हैं उसको हम लोग बोलते हैं अमलगमेशन, ठीक है, इस प्रोसेस को। तो यहाँ पे देखो ये जो एक्स कंपनी है और वाई कंपनी है, जो कंपनीज बंद हो रही हैं, ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना बिज़नेस इस नई कंपनी को बेच दिया है, ठीक है, समझ आया। ऐसा माना जाता है कि ये जो पुरानी कंपनीज़ थी, एग्जिस्टिंग कंपनीज़ थी, इन्होंने अपने बिज़नेस को इस नई कंपनी को बेच दिया है, तो इसको हम बोलते हैं वेंडर कंपनी, ठीक है, और इसको हम बोलते हैं वेंडी कंपनी, ठीक है, समझ आई। ये लोग अपना बिजनेस बेच रहे हैं ऐसा मान रहे हैं हम लोग, तो इसको हम लोग बोलेंगे वेंडर कंपनी, ठीक है। एक्स हमारी वेंडर कंपनी है, वाई हमारी वेंडर कंपनी है, और ये जो नई कंपनी फॉर्म हो रही है
ये ऐसा माना जाता है कि इस कंपनी ने इनका बिज़नेस को परचेज़ कर लिया, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलते हैं वेंडी कंपनी। इसको हम ट्रांसफ़री भी बोलते हैं और इसको हम ट्रांसफ़रर कंपनी भी बोलते हैं, ठीक है। तो या तो वेंडर कंपनी कह सकते हो या ट्रांसफ़रर, इसको या तो वेंडी कह सकते हो या ट्रांसफ़री कंपनी कह सकते हो, ठीक है। ठीक है, अमलगमेशन समझ में आ गया होगा आप लोगों को, ठीक है। आई होप समझ में आ गया है। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। इसके बाद देखो, अमलगमेशन जो है आपका, ये 2 टाइप्स का होता है, ठीक है। 2 टाइप्स का, एक होता है आपका इन द नेचर ऑफ मर्जर, एक होता है आपका इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है। इसको भी अगर मैं एग्जांपल से आपको बताऊं तो एग्जांपल देते थे, जैसे मैं आपको जैसे कि देखो, अगर आप किसी से प्यार करते हो, ठीक है, लेट्स सपोज मैंने अगर किसी से प्यार करती हूँ, ठीक है, तो मैं उससे बोलूँगी कि तुम अगर मुझसे प्यार करते हो तो तुम मतलब मैं जैसी हूँ मुझे वैसा ही एक्सेप्ट कर लो, मेरे अंदर कोई चेंजेस नहीं करोगे, ठीक है। मैंने ऐसा उसको बोला। अब यहाँ पे अगर वो बंदा मुझे एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेता है, मैं जैसी भी हूँ, ठीक है, तो वो हो जाएगा आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। अगर आप किसी से प्यार करते हो, आपसे कोई प्यार करता है, उसने आपको एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, तो वो हो गया आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर, ठीक है। लेकिन अगर सामने वाला बंदा ये कह देता है, नहीं मुझे तो तेरा बिहेवियर पसंद नहीं है, मुझे तेरी शक्ल पसंद नहीं है, ठीक है, इस तरीके से वो मुझे कुछ भी कह देता है, ठीक है, और कहता है कि चेंज कर इसको, ठीक है, मतलब मेरे अंदर कोई चेंज करके और फिर मेरे को एक्सेप्ट करता है, तो वो हो जाएगा आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज, ठीक है, समझ आ गया। अब यहाँ पे देखो, कंपनी के केस में हम देखते हैं, यहाँ पे ये जो XY कंपनी थी, ठीक है, इसने अगर X कंपनी और Y कंपनी की एसेट्स को, लाइबिलिटीज़ को, शेयर्स वगैरह सब कुछ को एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, तो मतलब माना जाएगा कि इनका अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर है। लेकिन अगर ये XY कंपनी कहती है कि मुझे तुम्हारी एसेट्स नहीं चाहिए या फिर मुझे तुम्हारे क्रेडिटर्स नहीं चाहिए, कुछ भी चेंज कर देती है, ठीक है, X की कंपनी में या Y की कंपनी में, तो हम बोलेंगे कि ये अमलगमेशन इन नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे देखो, अमलगमेशन इन नेचर ऑफ मर्जर के लिए कुछ कंडीशंस है, 5 कंडीशंस है बेसिक तो, ठीक है। अगर ये 5 कंडीशंस सेटिस्फाई होता है तो वो आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ मर्जर माना जाएगा। लेकिन अगर इन 5 कंडीशंस में से एक भी कंडीशन आप सेटिस्फाई नहीं कर पाते हो तो वो आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज मान लिया जाएगा, ठीक है, समझ आ गई बात। अब वो 5 कंडीशंस कौन कौन सी हैं वो देखो। जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है ट्रांसफरर कंपनी की, आपकी XY कंपनी की, वो जो है ट्रांसफरी कंपनी एज इट इज़ एक्सेप्ट करेगी, ठीक है। जो भी आपकी मतलब एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है आपके बिज़नेस की, वो जो है आपकी वेंडर कंपनी की, वेंडी कंपनी एज इट इज़ एक्सेप्ट कर लेगी। अगर वो एज इट इज़ एक्सेप्ट नहीं करती है तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज हो जाएगा, ठीक है। सेकंड कंडीशन देखो, यहाँ पे जो X कंपनी है और जो Y कंपनी है, इनके कम से कम 90% जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, ठीक है, X कंपनी, Y कंपनी, इनके जो 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो नई कंपनी में भी कम से कम 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स होने चाहिए, ठीक है। मतलब इसके जो 90% इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं वो एग्री करते हो अमलगमेशन के लिए, और नई कंपनी में भी वही मेंबर्स हो इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऐसा नहीं है कि आपने पुराने मेंबर्स को रफा दफा कर दिया पैसे देके और नए यहाँ पे शेयर होल्डर्स ले आए, ऐसा नहीं है। जो पुरानी कंपनी में शेयर होल्डर्स थे वही नई कंपनी में भी शेयर होल्डर्स होंगे। सेकेंड कंडीशन ये है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो नेचर ऑफ परचेज है, ठीक है। थर्ड कंडीशन आपकी देखो, जो भी कंसिडरेशन आपको रिसीव्ड हुई है, ठीक है, यहाँ पे वेंडी कंपनी, ठीक है, आपकी जो वेंडर कंपनी थी, X कंपनी थी, Y कंपनी थी, तो देखो ऐसा मैंने अभी आपको बताया कि ऐसा माना जाता है कि इन्होंने अपना बिज़नेस इसको बेचा है, ठीक है, अपना बिज़नेस इसको बेचा है। अगर आप किसी को कोई चीज़ बेचते हो तो बदले में वो पैसा भी तो देता है ना आपको। तो यहाँ पे जो वेंडी कंपनी है, वेंडर कंपनी को परचेज कंसिडरेशन देती है, ठीक है, समझ आई बात। पैसा देती है वो तो ठीक बात है, लेकिन देखो अगर इस कंपनी में जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे, ठीक है, और ये जो नई कंपनी आई है यहाँ पे भी वो कंपनी उनको इक्विटी शेयर्स ही देगी। अगर आपने जो पुरानी कंपनी थी उनको इक्विटी शेयर के बदले या तो आपने उनको प्रेफरेंस शेयर्स दे दिए या फिर कैश वगैरह दे दिया,
तो ये अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज माना जाएगा। समझ आई बात? मतलब आपकी जो भी वेंडर कंपनी थी उसके जो इक्विटी शेयर होल्डर्स थे उनको आपको इक्विटी शेयर्स ही ऑफ़र करने हैं अपनी कंपनी के आप उनको प्रेफरेंस शेयर ऑफ़र करते हो या कैश वगैरह दे देते हो, तो वो नेचर इन मर्जन नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसके बाद आते हैं आपकी फोर्थ कंडीशन में देखो क्या होता है कि आपकी जो कंपनीज़ हैं उनका बिज़नेस जो है वो सेम नेचर का हो। आपकी जो दोनों कंपनीज़ थी एक्स और वाई, उन दोनों का बिज़नेस सेम नेचर का हो, तभी तो अमलगमेशन हो पाएगा ना। अगर दो लोग अलग अलग काम कर रहे होंगे तो वो साथ में मिलकर काम कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे मैं अगर पढ़ा रही हूँ और आप कोई कुछ भी काम करते हो, आप कोई डेटा साइंस वगैरह के स्टूडेंट हो, ठीक है, तो आप अपनी कोडिंग करोगे ना, मेरे साथ बैठ के पढ़ा तो नहीं सकते। तो दोनों का जो नेचर है बिज़नेस का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, और लास्ट कंडीशन यहाँ पे होती है कि अगर वेंडी कंपनी कोई भी एडजस्टमेंट कर देती है वेंडर कंपनी की जो एसेट्स हैं उनकी बुक वैल्यू में, तो वो नेचर इन परचेज हो जाएगा। समझ में आता है? देखो, अगर आपकी एक्स वाई कंपनी थी, ठीक है, इनकी बुक वैल्यू एसेट्स की कुछ और है, लेकिन जो नई कंपनी बनती है एक्स वाई कंपनी, ठीक है, वो कहती है कि अगर सपोज़ करो एक्स कंपनी की कोई लैंड थी, ठीक है, लैंड थी यहाँ पे 1 लाख रुपए की, ठीक है, लेकिन जो ये एक्स वाई कंपनी फॉर्म होती है ये कहती है कि आपकी लैंड मैं 1 लाख रुपए में नहीं लूँगी, 50 लाख रुपए में लूँगी। ठीक है, उसकी बुक वैल्यू से अगर एडजस्टमेंट करना चाहती है न्यू कंपनी, आपकी जो वेंडी कंपनी है, तो वो नेचर इन परचेज होगा। ठीक है, तो मतलब आपकी वेंडर कंपनी की, ट्रांसफरर कंपनी की जो भी एसेट्स है, जो भी लाइबिलिटीज़ है, जो भी उनकी बुक वैल्यू पे लिखी गई है, आपको उनको एज इट इज़ एक्सेप्ट करना है, बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना है। अगर आपने चेंज कर दिया तो उसको नेचर इन परचेज माना जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया क्या होता है आपका अमलगमेशन इन नेचर, अमलगमेशन का नेचर इन मर्जन समझ में आ गया। ठीक है, और अगर इन पांचों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो पाती है तो वो आपका अमलगमेशन इन द नेचर ऑफ परचेज बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखो आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है अमलगमेशन से ही कि परचेज कंसिडरेशन क्या होती है और उसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो परचेज कंसिडरेशन मैंने अभी आपको बताई। अमलगमेशन में ऐसा माना जाता है कि जो पुरानी कंपनीज थी उन्होंने अपनी कंपनी अपना बिजनेस जो है नई कंपनी को बेच दिया। ठीक है, तो बेचा है तो बदले में पैसे भी मिलेंगे, तो जो वेंडी कंपनी पैसे देती है वेंडर कंपनी को, उसको हम लोग बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, और वो परचेज कंसिडरेशन 2 तरीके से कैलकुलेट किया जा सकता है। ठीक है, इसके 2 मेथड्स होते हैं आपकी, नेट पेमेंट मेथड और नेट पेमेंट मेथड। ठीक है, सेकंड आपका नेट एसेट मेथड। नेट पेमेंट मेथड आपका देखो क्या होता है, इसमें आपको जितनी भी पेमेंट आपने दी है, अगर आप वेंडी कंपनी हो, ठीक है, आपने वेंडर कंपनी को जितनी भी पेमेंट दी है, जितने भी आपने पैसे दिए परचेज कंसिडरेशन के, उन सबको ऐड कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका नेट पेमेंट मेथड बोलता है। नेट एसेट मेथड में देखो क्या होता है, यहाँ पे जितनी भी एसेट्स थी, ठीक है, उनको ऐड करके जितनी भी लाइबिलिटीज़ थी, ठीक है, उन सबको माइनस कर दिया जाता है। ठीक है, वेंडर कंपनी की जितनी एसेट थी, जितनी उन सब का टोटल करा, उसमें से जितनी लाइबिलिटीज़ थी सबका टोटल करा, उसको माइनस कर दिया, आपका आ गया परचेज कंसिडरेशन। ठीक है, तो ये आपके मेथड होते हैं परचेज कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने के। आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, इसके बाद देखो आपका एक और क्वेश्चन पूछा जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन से। ठीक है, आपका देखो ये जो अमलगमेशन है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, और एक टर्म और है आपकी अब्जॉर्प्शन, और एक है आपकी एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इन सब का ट्रीटमेंट सेम होता है। ठीक है, इसलिए इन सबको एक ही साथ आपको एक्सप्लेन किया जाता है। ठीक है, तो अमलगमेशन पता चल गया। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है ना, यहाँ पे आप अपनी कंपनी के इंटरनल चेंज करते हो कैपिटल स्ट्रक्चर में। ठीक है, और इंटरनली आप लोग चेंज क्यों कर रहे हो, तो देखो आपकी जो कंपनी है हो सकता है कई टाइम से लॉस में जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने इंटरनल कैपिटल स्ट्रक्चर को अपनी कंपनी में चेंजेस करते हो, जैसे कि हम नॉर्मली करते हैं ना, कि जैसे हमारा कोई काम अच्छे से नहीं हो रहा था या फिर हमारा कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा होता है, तो हम एनालाइज करते हैं कि हमारे प्रोजेक्ट में क्या गलती है या फिर हम लोग क्या मिस्टेक कर रहे हैं और उसको सही करते हैं। ठीक है, खुद में चेंज करते हैं ना हम लोग। ठीक है, तो वैसे ही जब कंपनी अच्छे से नहीं चल रही होती है, लॉस वगैरह में जा रही होती है, तो वो चेक करती है कि हमारे कैपिटल स्ट्रक्चर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, हमारे बिजनेस में कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो इंटरनली चेंज करती है अपने कैपिटल स्ट्रक्चर को। उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी कंपनी आपकी बंद नहीं हो रही होती, लिक्विडेट नहीं हो रही होती है, जस्ट आप उसका कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज कर रहे होते हो। ठीक है, यहाँ पे मतलब मेनली आपका कैपिटल को रिड्यूस करा जा रहा होता है। ठीक है, तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन देखो किस वजह से करा जाता है, एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, एक कंपनी अगर काफ़ी टाइम से लॉस में चल रही है, ठीक है, तो उसकी जो
करंट वैल्यू है, जो उसका ट्रू और प्रेजेंट फेयर व्यू है, वो नहीं पता चल पा रहा होता है, इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा होता है। ठीक है। सेकंड इसका देखो, एसेट्स नॉट प्रेजेंटिंग ट्रू बुक वैल्यूज़। आपकी जो एसेट है वो जो ट्रू बुक वैल्यू है वो प्रेजेंट नहीं कर रही है, आपकी जो भी एसेट्स हैं, ठीक है, वो ट्रू बुक वैल्यू नहीं शो कर रही हैं, तो उनको ठीक करने के लिए आप लोग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करते हो। ठीक है। जैसे कुछ हमारी फिक्स्ड इसमें, लेकिन देखो एक कंडीशन और होती है कि ओवरड्यू आउटसाइड लायबिलिटीज़। आपकी देखो जो कंपनी है वो उसकी जो एसेट्स हैं वो उनकी बुक वैल्यू ही सही नहीं है, तो आप लायबिलिटीज़ को भी कैसे पे कर पाओगे। ठीक है। क्योंकि अगर आपके पास एसेट्स देखो ओवर वैल्यू हो रखी हैं, ठीक है, अगर कोई एसेट आपके पास 50,000 रुपये की है, लेकिन वो आपने उसकी वैल्यू ज़्यादा लिख रखी है अपनी बैलेंस शीट में, 1 लाख रुपए लिखी हुई है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पास 1 लाख की एसेट है, लेकिन उतनी आपके पास एक्चुअल में है नहीं, तो यहाँ पे लायबिलिटीज़ को पे ऑफ कर पाना भी मुश्किल हो जाता है, इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करने के क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? टू प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंपनी। किसी भी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन का ट्रू और फेयर व्यू मिल सके। ठीक है। टू राइट ऑफ फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस आपकी जो एसेट्स होती हैं उनको राइट ऑफ करने के लिए। फिक्टिशियस एसेट्स आपकी देखो वो एसेट्स होती हैं जिनका आपको कोई पैसा नहीं मिलता है अगर आप उसको बेचोगे तो। ठीक है। जस्ट ऐसे ही वो बैलेंस शीट में लिखी रहती है। एग्जाम्पल के लिए आपके जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं? जब आप कंपनी स्टार्ट कर रहे होते हो तो स्टार्टिंग में जो एक्सपेंसेस आते हैं आपके कोई भी कॉन्ट्रैक्ट वगैरह करते टाइम वो होते हैं। ठीक है। तो लेकिन उनका आपको कहीं पैसा मिलना है, नहीं मिलना, लेकिन फिर भी हम लोग बैलेंस शीट में दिखाते हैं ना। तो वो हम लोग क्यों दिखाते हैं? क्योंकि देखो कोई भी ऐसा एक्सपेंस जो कि कंपनी को लंबे टाइम तक फ़ायदा दे रहा हो, ठीक है, वो आपका एसेट माना जाता है। ऐसे हम लोग लैंड वगैरह भी लिखते हैं। ठीक है। तो लेकिन लैंड से तो हमें पैसा मिलता है, इसलिए वो हमारी फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। ऐसी एसेट्स जिनसे हमें पैसा नहीं मिलेगा उनको सोल्ड आउट करने पे, वो हमारी फिक्टिशियस एसेट्स होती हैं। ठीक है। टू रिड्यूस द शेयर कैपिटल टू द एक्सटेंट टू विच देयर इज़ डेफिशिएंसी इन द वैल्यू ऑफ एसेट। यहाँ पे आपकी जो शेयर कैपिटल है उसको रिड्यूस करने के लिए किया जाता है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, और यहाँ पे जो भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करी जा रही है, ठीक है, उसका फेयर रिटर्न दिया जा सके आपके शेयर होल्डर्स को। ठीक है। इसलिए इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है। और एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन देखो क्या होता है, आप कंपनी को एक्सटर्नली चेंज करते हो। ठीक है। यहाँ पे आपकी जो कंपनी है वो लिक्विडेट हो जाती है और एक नई कंपनी उसके ऊपर टेक ओवर कर लेती है। कई बार आप देखते हो ना, जैसे कि आपका जो भी कंपनी अच्छे से नहीं चल पा रही है, ठीक है, आप सोचते हो आप इंटरनली सब कुछ चेंज करके देख लेते हो, फिर भी कोई असर नहीं पड़ रहा होता है, तो यहाँ पे कोई दूसरी कंपनी टेक ओवर कर लेती है किसी कंपनी के ऊपर। ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन। इसके बाद देखो आपकी होल्डिंग कंपनी क्या होती है और सब्सिडरी कंपनी क्या होती है। देखो होल्डिंग कंपनी वो कंपनी होती है जिस कंपनी ने ना किसी और कंपनी के ऊपर कंट्रोल कर रखा हो। ठीक है। मतलब देखो अगर एक कंपनी है एक्स आपकी और एक कंपनी है आपकी वाई, ठीक है, तो वाई कंपनी की जो 51% इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक्स कंपनी के पास हो। ठीक है। मतलब इसकी या तो 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर एक्स कंपनी के पास होनी चाहिए और 50% से ज़्यादा आपकी जो इक्विटी शेयर कैपिटल है वो एक्स कंपनी के पास हो, और इस कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे, ठीक है, वो भी एक्स कंपनी डिसाइड करती हो। तो ये जो हमारी वाई कंपनी है ये हमारी बन जाएगी सब्सिडरी कंपनी, और ये जो हमारी एक्स कंपनी है ये बन जाएगी होल्डिंग कंपनी। समझ में आ गया? होल्डिंग कंपनी क्या होती है? जिसने किसी और कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कौन होंगे नहीं होंगे उसके ऊपर कंट्रोल हो, और दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा वोटिंग पावर हो और इक्विटी शेयर कैपिटल हो। ठीक है। तो वो आपकी हो जाएगी होल्डिंग कंपनी, और जिस कंपनी का कंट्रोल ले रखा है उसने वो हो जाएगी आपकी सब्सिडरी कंपनी। ठीक है। समझ में आ गया? इसके बाद देखो इसमें आपका एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है। वैसे तो आपकी जो भी होल्डिंग कंपनी है और जितनी भी उसकी सब्सिडरी कंपनी है, देखो एक होल्डिंग कंपनी की 2, 3, 4 कितनी भी सब्सिडरी कंपनी हो सकती है। ठीक है। तो यहाँ पे देखो जब वैसे तो सारी जो सब्सिडरी कंपनी है, होल्डिंग कंपनी है, अपनी अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खुद प्रिपेयर करते हैं। ठीक है। लेकिन जो होल्डिंग कंपनी होती है वो अपनी और सारी सब्सिडरी कंपनीज़ की
एक कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, एक कंबाइंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करती है, उसको हम लोग बोलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। समझ में आ गया क्या होता है। इसके बाद देखो आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है अकाउंटिंग ऑफ बैंकिंग कंपनीज से। ठीक है, बैंकिंग जो आपकी कंपनीज होती है उनकी अकाउंटिंग किस तरीके से होती है, क्या होती है आपकी बैंकिंग कंपनी। ठीक है, तो वो देखो बैंकिंग कंपनी आपको पता है आपका डिफाइन किया गया है सेक्शन 5 सब सेक्शन सी के अंदर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर, जहाँ पे ये बोला गया है कि बैंकिंग कंपनी एज एनी कंपनी विच ट्रांजैक्ट्स द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। मतलब इंडिया में वो सारी कंपनीज जो कि बैंकिंग के फंक्शंस को परफॉर्म करती हैं उसको हम लोग बैंकिंग कंपनी बोलते हैं। ठीक है, और सेक्शन 5 भी ये बताता है कि बैंकिंग क्या है। ठीक है, तो बैंकिंग का मतलब आप लोगों को पता ही है, बैंक हमारे आसपास जो आप बैंक्स देखते हो जो कि हम लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करते हैं, हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं, हमारा सेविंग अकाउंट में जो पैसा होता है उसके ऊपर हमें इंटरेस्ट वगैरह देते हैं। ठीक है, तो बैंकिंग जो भी काम होता है आप लोगों को पता ही है कि पब्लिक से डिपॉजिट एक्सेप्ट करना, उनको रीपे करना जब भी पब्लिक डिमांड करे, इंटरेस्ट वगैरह देना, लोन वगैरह, ड्राफ्ट फैसिलिटी, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, चेक है, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ये सारी फैसिलिटीज़ हमें बैंक्स प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो जो कंपनी ये सारा काम करती है उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग कंपनी। ठीक है, हमारे आसपास कितने सारे प्राइवेट बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे, गवर्नमेंट बैंक्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैंकिंग कंपनी के क्या फंक्शंस होते हैं वो देखो, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स ऑफ मनी फ्रॉम द पब्लिक से पैसा डिपॉजिट पब्लिक का एक्सेप्ट करना, लैंडिंग और इन्वेस्टमेंट ऑफ डिपॉजिट्स। ठीक है, लैंड करना या फिर इन्वेस्ट करना डिपॉजिट्स को, परमिटिंग विड्रॉवल ऑफ द डिपॉजिट बाय चेक, ड्राफ्ट और अदरवाइज विड्रॉवल स्लिप। आप जो भी पैसा डिपॉजिट करके आते हो फिर उसको विड्रॉ भी तो करने चाहते हो ना, या तो अपने एटीएम कार्ड से विड्रॉ कर लेते हो, चेक से कर लेते हो, नहीं तो जो पेइंग स्लिप होती है उससे कर लेते हो। ठीक है, ओपनिंग लेटर्स ऑफ क्रेडिट वगैरह देती है बैंक हमें। ठीक है, एक्टिंग एज ट्रस्टी एंड एग्जीक्यूटर, ट्रस्टी और एग्जीक्यूटर्स की तरह भी कई बार आपकी जो बैंकिंग कंपनीज हैं वो एक्ट करती हैं। ठीक है, एक्टिंग एज अ मैनेजर टू पब्लिक इशू में एज अ मैनेजर एक्ट करती है, प्रोवाइडिंग लॉकर फैसिलिटी आप लोगों को प्रोवाइड करती है। आप लोग बैंक में अपना कोई भी ज्वेलरी वगैरह, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी रखवा सकते हो उस लॉकर में। ठीक है, फैसिलिटेटिंग ट्रांसफ़र ऑफ मनी, और आपके मनी को आप एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। ठीक है, तो वो फैसिलिटी भी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो बैंकिंग कंपनी के ये फंक्शंस हो गए। ठीक है, इसके अलावा देखो आपका बैंकिंग कंपनी से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है परफॉर्मिंग और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का। ठीक है, तो देखो वो क्या होता है, हम लोगों की जैसे नॉर्मल एसेट होती है ना, फिक्स एसेट, करंट एसेट, वैसे देखो बैंकिंग कंपनी के पर्सपेक्टिव से एसेट्स को दो टाइप से डिवाइड करा गया है, परफॉर्मिंग एसेट्स या फिर जिसको हम स्टैंडर्ड एसेट्स बोलते हैं, और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स। ठीक है, तो देखो परफॉर्मिंग एसेट वो एसेट होती है जिस पे बैंक को अर्निंग हो रही होती है। ठीक है, ऐसी एसेट्स जो कि बैंक को पैसा कमा के दे रही होती है। ठीक है, जैसे कि आपका लोन हो गया, कोई एडवांसेस हो गए, ठीक है, बिल्स ऑफ परचेज़ हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें बैंक को पैसा दे रहा है, बैंक को पैसा मिल रहा है। बैंक ने अगर देखो किसी को लोन दिया है, ठीक है, तो उस लोन पे बैंक उससे इंटरेस्ट भी तो लेगी ना, तो वो जो लोन है वो बैंक के लिए क्या है, वो बैंक के लिए एसेट है। और एसेट कौन से टाइप की है, परफॉर्मिंग एसेट है। मतलब जो भी एसेट्स बैंक को पैसा जनरेट करके देती है उसको हम लोग बोलते हैं परफॉर्मिंग एसेट। और जो एसेट्स जो कि बैंक को पैसा जनरेट करके नहीं दे पा रही होती हैं उसको हम लोग बोल देते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, जैसे कि बैंक ने किसी को लोन प्रोवाइड करा, ठीक है, अब लोन पे उस बंदे ने लोन तो ले लिया, वो बाद में इंटरेस्ट पे नहीं कर रहा, पे कर रहा है तो बहुत डिले कर रहा है उसमें। ठीक है, या फिर उसने इंस्टॉलमेंट पे नहीं करी है, ठीक है, इंस्टॉलमेंट लेट पे कर रहा है या फिर बिल्कुल पे ही नहीं कर रहा है, तो वो लोन किस काम का, वो लोन जो बैंक ने दिया था उस पर्सन को, बैंक के लिए तो पहले तो वो परफॉर्मिंग एसेट थी, बैंक से उसको पैसा आना था, लेकिन जब वो बैंक के किसी काम की नहीं है, बैंक को उससे पैसा ही नहीं जनरेट हो पा रहा है, तो वो फिर आ जाती है आपकी नॉन परफॉर्मिंग एसेट की कैटेगरी में। ठीक है, समझ आ गया परफॉर्मिंग एसेट और नॉन परफॉर्मिंग एसेट क्या होती है। ठीक है,
नेक्स्ट आपका देखो जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है कैश फ्लो स्टेटमेंट से। कैश फ्लो स्टेटमेंट से देखो आपकी थ्योरी भी पूछी जा सकती है और इसका न्यूमेरिकल आने के भी चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, आप लोगों को पता ही है कि किसी भी बिजनेस में कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से और कहाँ पे कैश मतलब जा रहा है। कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो रिकॉर्ड करने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, ठीक है, जो कि एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम में आपका कितना कैश आया है, कितना कैश गया है, वो हमें शो करता है, ठीक है। उसको हम लोग बोलते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कैश फ्लो स्टेटमेंट आपका कितने पार्ट्स में बनता है, या फिर आपको कह सकते हो कि इनके अंदर कितने स्टेप्स होते हैं। तो आप लोगों ने 12th में करा है, आप लोगों को पता ही है। सबसे पहले ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ होती है, फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ होती है, फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ होती है, लास्ट में आपका कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का इनफ्लो या फिर आउटफ्लो निकल के आ जाता है, जितना नेट चेंज हुआ हो, ठीक है। तो ऐसे हम आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। और कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाने का क्या ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। तो वो देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ ये पता करना है कि हमें कैश कहाँ से आ रहा है और कैश कहाँ पे जा रहा है, ठीक है। टू असरटेन द स्पेसिफिक सोर्सेज ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जनरेटेड बाय एन एंटरप्राइज, ठीक है। सेकंड इसका देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने का ऑब्जेक्टिव आपका ये है ताकि इससे ये पता चल सके कि कैश जो है आपका वो कहाँ पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में या फिर इन्वेस्टिंग में या फिर फाइनेंसिंग में, किस जगह पे आपका कैश जो है ज़्यादा यूज़ कर रहा है, कहाँ पे हमें कैश ज़्यादा लगाने की ज़रूरत है, ठीक है। थर्ड आपका देखो इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि हमें पता करना कि कैश और एक कैश इक्विवेलेंट हमारे पास कितना है, ठीक है, कितना नहीं है, उसके बारे में नॉलेज रखने के लिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। लास्ट आपका इसका ऑब्जेक्टिव होता है कि देखो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आपने कितना कैश यूज़ करा है और उसका क्या इफेक्ट पड़ा है आपके बिज़नेस पे, ठीक है। ओवरऑल कितना कैश गया है, ओवरऑल आपके बिज़नेस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो वो आपका देखने के लिए हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव हो गया इसका। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट का देखो अगर क्वेश्चन आता है तो न्यूमेरिकल में तो आपको पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए दे देगा। अगर थ्योरी का पूछा जाता है तो वो यही बोलेगा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स बता दो, या फिर आपकी जो टर्म्स है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इनको डिफाइन करने के लिए बोल सकता है, ठीक है। इसके अलावा कैश फ्लो में और कोई थ्योरी का टॉपिक नहीं है जहाँ तक मेरे को आइडिया है, ठीक है। और तो इसमें कुछ है नहीं बताने लायक। तो देखो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं, आप लोगों को पता ही है कि बिज़नेस को ऑपरेट करने में डे टू डे जो ऑपरेटिंग में है हम लोग एक्टिविटी करते हैं, ठीक है, वो आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो गई, जैसे वर्किंग कैपिटल वगैरह हो गई, इन्वेंट्री वगैरह हो गई आपकी, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको चाहिए होती है, उसको मैनेज करते हैं हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर। सेकंड है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मतलब अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करना। इन्वेस्ट आप लोग दो ही जगह से कर सकते हो, आपको पता है, या तो आप अपना खुद का पैसा लगाओगे, नहीं तो बोरो करोगे पब्लिक से, बैंक से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। तो इसमें दो तरीके की चीज़ आ जाती है, एक तो आपका जो इक्विटी शेयर कैपिटल है और सेकंड आपका बोरोड फंड जो होता है, ठीक है। तो इसमें वो आता है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में सॉरी मैंने गलत बता दिया, मैंने आपको फाइनेंसिंग एक्टिविटी का बता दिया कि फाइनेंस हम लोग दो जगह से मतलब ला सकते हैं, या तो खुद अपना पैसा दे सकते हैं या तो पब्लिक से बोरो कर सकते हैं, ठीक है। तो वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है जो मैंने अभी आपको बताया। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में होता है कि हम लोग इन्वेस्ट जो करते हैं अपने फिक्स एसेट्स में, आप लोग कह सकते हो कि जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं, या फिर जो आपकी फिक्स इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, ठीक है, या तो फिक्स एसेट्स हो गए या तो नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट हो गई आपकी। फिक्स एसेट में आपका कोई प्लांट परचेज़ करना है, आपको कोई बिल्डिंग परचेज़ करनी है, ठीक है, इस तरीके की चीज़ें, या फिर आपने कोई नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट करी है, तो वो सब आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या होती हैं आप लोगों को क्लियर हो गया, ठीक है। इसमें थ्योरी का यही पूछा जाएगा, इसके अलावा और कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। आई होप आपको सारे टॉपिक्स अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक है। जितने भी थ्योरी के टॉपिक्स थे इंपॉर्टेंट थे, जो कि बार बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम में, वो मैंने आपको सारे बता दिए, ठीक है। इसके अलावा आपका न्यूमेरिकल देखो, शेयर कैपिटल का एक न्यूमेरिकल कर लेना, और एक न्यूमेरिकल गुडविल का या तो पूछ सकता है, या तो अमलगमेशन का, या फिर कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ठीक है। तो न्यूमेरिकल वैसे तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि आप शेयर कैपिटल वाला ज़रूर करके जाओ, वो आता ही आता है, ठीक है। और ये सारी थ्योरी कर लोगे तो आराम से 60 to 80 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, वो लोग भी थोड़ा पढ़ लेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, नहीं तो टेलीग्राम पे पूछ सकते हो, नहीं तो इंस्टाग्राम पे। तीनों का कह रही हूँ, टेलीग्राम का और इंस्टाग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, वहाँ से जाके चैनल ज्वाइन कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे चाहो तो मुझे फॉलो कर सकते हो, ठीक है।